You're just 25 और आप 25 साल की उम्र में एक ऑटिस्टिक बच्चों के लिए स्कूल रन कर रहे हो. What was your story? तो मैंने स्टार्टिंग अपने घर से जो करी थी वो मैंने 2 लाख से करी थी, बाकी का इन्वेस्टमेंट मेरा ही था. अब मैं अपनी फैमिली वालों को क्या समझा, मैं दूसरों को क्या समझा, अपनी फैमिली वालों को नहीं समझा पाई. अब तो लेकिन मैंने बिल्कुल सेटल्ड कर दिया. अब तो दूसरा भी कोई बोलेगा ना तो मेरे फैमिली वालों को अच्छा तुम्हें ज्यादा पता है कि वो पागल होते हैं. अपने टीचर के सामने बोला था, सारे लोग बैठे थे, तो मैंने बोला था एक कमिटमेंट करी थी खड़े होके कि मैं आज यहाँ से निकल रही हूँ और आज के बाद इन लोगों को देखूंगी भी. तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों? मैंने बोला क्यों, क्योंकि मैं इतना बड़ा कुछ कर लूंगी कि मेरे को मिलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. और आज वही टीम मेरी टीम है, वही लोग मेरी टीम है. जब वो अपने आप को बोल नहीं पाते हैं ना तो लाइक वो गुस्सा करने लग जाते हैं. और गुस्सा लाइक हमारे लिए तो नॉर्मल भाषा में गुस्सा है, लेकिन वो अपने आप को बिहेवियर दिखा रहे हैं हमें, लाइक कि हाँ मुझे उनको कुछ बोला लेकिन हम समझ नहीं पा रहे, इसलिए उन्हें गुस्सा भी आ जाता है. और वो गुस्सा हम सोचते हैं वाह ये तो बिहेवियर दिखा रहा है, हमें गुस्सा आना चाहिए, लेकिन ये चीज़ नहीं होगा. हमें बहुत प्यार से डील करनी होती है चीज़, क्योंकि ना वो सबसे ज़्यादा हमसे अटेंशन चाहते हैं. और अगर वो अटेंशन उनसे नहीं मिलती ना तो ना और ज़्यादा गुस्सा आता है. आज की हमारी गेस्ट है 25-year-old प्रिंसिपल, और वो भी किसी नॉर्मल स्कूल की नहीं, एक ऑटिस्टिक स्कूल की. एंड शी इज सच एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल. सबकी क्या बात करूँ, मेरे लिए ही. शी इज़ जस्ट 25 और 2 साल से वो एक स्कूल चला रही हैं जो सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चों के लिए है. उनसे रोज़ डील करती हैं, उनकी थेरेपी सेशन से लेके उनकी स्पीच, उनकी सब चीज़ का ध्यान रखती हैं. एंड विद अ बिग स्माइल ऑन हर फेस ऑलवेज. शी इज़ एन इंस्पिरेशन. लेट्स हेयर फ्रॉम her story and also how can we take care of autistic kids. Let's hear from her. If you like the video, don't forget to hit the like button, subscribe to my channel for more such content, and hit the notification bell for next video update. Thank you. Hi Bhumika, you're just 25 और आप 25 साल की उम्र में एक ऑटिस्टिक बच्चों के लिए स्कूल रन कर रहे हो. What was your story? वैसे तो मैम मैंने 25 में नहीं 24 में स्टार्ट किया था, क्योंकि बिकॉज मैं उससे पहले एक नॉर्मल स्कूल में भी एज अ स्पेशल एजुकेटर काम कर चुकी हूँ. तो मेरा एक ड्रीम था स्टार्टिंग से. जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत सी स्टोरीज देखी थी बच्चों की, उनके पेरेंट्स की. तो मेरे अंदर एक ये था कि हाँ मेरा भी खुद का एक स्कूल होगा. बिकॉज जब मेरा DED चल रही थी, जब मैं एक कॉलेज में थी, तो मैं सबसे यही कहती थी कि हाँ कि मैं अपना एक स्कूल खोलूँगी और उसमें तुम सारे लोग जॉब करने आना. मैं सबसे बोलती थी, अपने स्टाफ से बोलती थी कि मेरा कुछ सेंटर होगा या स्कूल होगा, लेकिन जो भी होगा आप सारे लोग जॉब करने आना. तो जब मैंने स्टार्ट किया स्कूल तो मैं 25 की नहीं 24 की थी जस्ट. तो स्टार्टिंग में तो बहुत सारी कमिटमेंट्स आई थी, बहुत सारी चीज़ें आई थी, बिकॉज फैमिली प्रेशर इतना था और फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट होना चाहिए. और रही बात फैमिली प्रेशर की, तो स्टार्टिंग में मैंने उनको समझाया था. लाइक मैंने जब उनको बोला था स्टार्टिंग में कि मुझे अपना एक खुद का स्कूल रन करना है, तो उनका एक्सप्रेशन भी लाइक ये था कि अच्छा ठीक है क्या बजट है. तो मेरा यही था कि मैंने उनको साफ बोला कि 20 to 25 lakhs. तो हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, तो उन्होंने पापा भी लाइक हमसे क्या उम्मीद है, तो मैंने बोला 2 lakhs ओनली. 25 में 2 lakhs ओनली. तो मैंने बोला हाँ. तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों? मैंने बोला मुझे लाइक पैसों से अभी नहीं है, मेरे को मेन है कि आपका इन्वॉल्वमेंट रहे मेरी चीज़ में, मेरे काम में. तो मैंने स्टार्टिंग अपने घर से जो करी थी वो मैंने 2 लाख से करी थी, बाकी का इन्वेस्टमेंट मेरा ही था. स्कूल एक बहुत बड़ी कमिटमेंट होती है, उसके लिए हमें मेन होता है वो चाहिए होता है स्ट्रक्चर, स्पेस, और लाइक एक टीम चाहिए होती है, प्रॉपर टीम और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट. तो ये चीज़ें अगर मैंने स्टार्टिंग में जब मैं कॉलेज टाइम में थी तब से ये चीज़ें तैयार करके चल रही थी कि मेरे को अपनी टीम हायर करनी है प्रॉपर, जो मुझे समझे, मेरे बच्चों को समझे, दिल से काम करे बस. तो मैंने पूरी टीम तैयार करी, मैंने हाँ इन्वेस्टमेंट, मैंने सेविंग्स करी. मैंने स्टार्टिंग में ही मैं जब भी कहीं पे जाती थी तो मैं जगह देखती हुई जाती थी कि इसको मेरा स्कूल बनाऊंगी चाहे इसको बनाऊंगी, तो मैं देखती हुई जाती थी. क्योंकि जैसा मुझे स्कूल बनाना था उसका सबसे ज़्यादा मेन ये था कि उसका रेंट सबसे बड़ी कमिटमेंट थी मेरे लिए. उसका रेंट देना. तो जब मुझे एक बिल्डिंग पसंद आई जो अभी है, आपने देखी होगी, आर्च एंड पॉटिज्म स्पेशल स्कूल, तो मेरा वो सबसे ज़्यादा मेन मुझे वही अच्छा लगा.
तो जब मैंने उसके बारे में पापा को बताया तो उन्हें भी अच्छा लगा, वो भी मेरे को समझने लग गए धीरे धीरे कि हाँ मैं कर सकती हूँ, अगर मेरी इतनी बड़ी कमिटमेंट्स कर रही हूँ, सबसे इतना मैं बोल रही हूँ तो मैं कर सकती हूँ। तो धीरे धीरे मैंने स्टार्टिंग से ही, मेरा फीस स्ट्रक्चर था 12,000 पर मंथ जो फीस थी, उसमें थेरेपीज भी इंक्लूडेड थी और एजुकेशन भी इंक्लूडेड थी। बिकॉज आपको भी पता है कि थेरेपीज इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है कि कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता उसको, मतलब लोअर क्लास के तो अफोर्ड कर ही नहीं कर सकते क्योंकि वो पर सेशन में होता है। तो हमारे स्कूल में मेन क्या है कि मैंने स्कूल में एजुकेशन तो रखी साथ में उस फीस में थेरेपीज भी इंक्लूड कर रखी है, लाइक ऑक्यूपेशनल थेरेपी, लाइक स्पीच थेरेपी, ABA थेरेपी, सेंसरी एक्टिविटीज थेरेपी, सारी थेरेपीज, ताकि सारे लोग उसको अफोर्ड कर सकें। तो जब मैंने ये सारे काम कर लिया था, सब चीज़ें मुझे पता चल गया, तो मैंने बेस पूरा प्रॉपर तैयार कर रखा था। स्टार्टिंग में जब 12,000 भी कोई बच्चा लोअर क्लास का नहीं अफोर्ड कर पा रहा था, तो मैंने स्टार्टिंग में कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो मैं उसका एडमिशन नहीं करूँगी, मैं सबकी हेल्प करती थी। तो स्टार्टिंग मैंने यहीं से करी थी, तो ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ता चला गया और आज मेरे पास ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो जो अफोर्ड कर पा रहा है, जो नहीं भी कर पा रहा है, मैं दोनों के साथ बराबर में ही काम कर रही हूँ। और हमने कुछ बच्चों को स्पेशल स्कूल से मेन स्ट्रीम में भी डाला है, मेन स्ट्रीम स्कूल में भी वो एजुकेशन नॉर्मल जा रहे होंगे बिकॉज वो माइल्ड से आए थे। और जब वो माइल्ड ऑटिज्म होता है जिसको, तो उसका मेन हमारा कंसर्न ये रहता है कि इसको हम मेन स्ट्रीम में स्कूल में एजुकेशन दें, ताकि अगर वो नॉर्मल होके भी जा रहा है तो एक नॉर्मल स्कूल में वो नॉर्मल बिहेवियर करे। क्योंकि माइल्ड ऑटिज्म जितना हो सकता है उसको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए माइल्ड ऑटिज्म वाले बच्चों को, तो वो अच्छा कर सकता है और वो ख़त्म भी हो सकता है। अगर उसको वर्चुअल ऑटिज्म है माइल्ड में तो वो ख़त्म भी हो सकता है प्रॉपर। परफेक्ट। सो व्हाट वाज योर फॉर्मल एजुकेशन इन दिस फील्ड? मैं वैसे तो स्पेशल एजुकेटर हूँ और मैंने DED कर रखी है स्पेशल एजुकेशन से फ्रॉम चंद्रभूषण सिंह मेमोरियल, जो कि हसनपुर ईस्ट दिल्ली में लोकेटेड है। हाउ सपोर्टिव वाज योर फैमिली? कितना सपोर्ट किया? और ये तो नहीं बोला कि ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम करेगी आगे जाके कितनी प्रॉब्लम होगी या मुश्किल होने वाला है? उन्हें पता ही नहीं था कि ऑटिज्म वाले बच्चों के साथ मैं काम करूँगी। मतलब मैं भी एक मिडिल क्लास से हूँ, हमारे उसमें भी ये नहीं होता कि अच्छा ऑटिज्म अरे बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, नहीं, ऐसे वाली किसी भी सोच नहीं रहती। हाँ, तो कौन से बच्चों के अब मैं अपनी फैमिली वालों को क्या समझा, मैं दूसरों को क्या समझा, अपनी फैमिली वालों को नहीं समझा पा रही अब तो। लेकिन मैंने बिल्कुल सेटल्ड कर दिया। अब तो दूसरा भी कोई बोलेगा ना तो मेरे फैमिली वालों को अच्छा तुम्हें ज़्यादा पता है कि वो पागल होते हैं, सबकी स्पीड अलग होती है, सबको वो भाषण देने लग जाते हैं। तो मैंने अपने फैमिली को इतना माइंड सेट कर रखा है सबका। और मैं अपनी फील्ड के सभी लोगों को यही बोलूँगी कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो ना तो सिर्फ और सिर्फ अपने पापा मम्मी पे भरोसा रखो। तुम्हारे पेरेंट्स, सिर्फ पेरेंट्स मम्मी पापा ही ओनली, मम्मी पापा सबसे ज़्यादा मेन रोल वही है तुम्हारे लिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो कैसा भी सपोर्ट क्यों ना हो। क्योंकि अगर मैंने तो सिर्फ मम्मी पापा पे ही विश्वास किया था जितना हो सका। मैंने किसी अपने भाई बहन से नहीं किया बिल्कुल भी किसी से कुछ। और सबसे ज़्यादा ना जो होता है रिलेटिव, अगर मैं खराब भी कर रही होंगी ना उसको नेगेटिव वे में बताने के लिए मेरे घर में सबसे पहले आ जाते होंगे। लेकिन मैं इतना अच्छा कर रही हूँ ना, एक बार भी कोई बोलने नहीं आ रहा है। मेरे पापा खुद दिखाते हैं सबको कि देखिए मेरी बेटी ये कर रही है, लेकिन खुद से कभी कुछ नहीं बोलते। लेकिन अगर मैं वहीं कुछ गलत कर रही होती है ना, कुछ भी गलत, या कभी किसी लड़के के साथ जा रही भी होती ना, तो पक्का आके बता देंगे ओह वो उसके साथ जा रही थी, भले मैं किसी काम से जा रही हूँ लेकिन उसको वो उस वे में बता देंगे। अब अगर मैं इतना अच्छा कर रही हूँ तो उस वे में उसको कभी नहीं बताएंगे आगे, कभी कुछ नहीं, अच्छा ठीक है कर रही होगी। कभी मुझे किसी भी रिलेटिव ने, कोई भी रिलेटिव जो मेरी एज की, जो मेरी कजन्स भी है ना, उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया है, सिबलिंग्स ने भी नहीं किया, मेरे सिर्फ पेरेंट्स हैं जो है। मतलब मेरा मानना ये है कि अगर तुम अपने पापा मम्मी का दिल नहीं तोड़ते हो, अगर उनको तुम खुश रख रहे हो ना, तो वही तुम्हारी असली पूजा होती है। मम्मी पापा को ही अगर तुम अच्छे से उनकी बात सुन रहे हो, अगर तुम उनके लिए अच्छा कर रहे हो, एक पेरेंट्स को क्या चाहिए होता है कि मेरा बच्चा बन जाए, कुछ अच्छे सक्सेस हो जाए, अच्छे से बस ये हो जाए। तो मैं हो गई हूँ, लेकिन फिर भी अब उनको नेगेटिव वे में कौन ले जा रहा है? सोसाइटी, रिलेटिव। सोसाइटी चलो दूर की बात है, रिलेटिव से भगवान ही बचाए इस दुनिया में। मतलब अच्छा करूँ तो भी और बुरा करूँ तो भी। वो आपने गधे और बेटे और बाप वाली कहानी नहीं सुनी कि हाँ वो वाली ये चीज़ें यहाँ पे कि अगर मैं पापा को गधे पे भी बैठा रही हूँ तब भी मैं बुरी हूँ, अगर मैं उनको नीचे
चल के ले जा रही हूँ तो भी मैं बुरी हूँ, अगर मैं खुद हम दोनों बैठ के जा रहे हैं तो भी मैं बुरी हूँ। तो आप कुछ भी कर लो, आपको लाइक कोई सपोर्ट नहीं करेगा। पेरेंट्स जो कह रहे हैं आप उनकी सुनो, और वो आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे जो भी सोचेंगे। सो उसके बाद आपने बोला मैंने अपने घर पे सेंटर खोला, मैंने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट दी। सो अगर किसी को खोलना हो तो व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज दैट? इक्विपमेंट्स या सबसे बड़ी जो डील, सबसे बड़ी जो आती है बिग डील हमारे लिए स्पेस होता है। क्योंकि आपको भी पता है कि जो हमारा जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं, स्पेशल बच्चे होते हैं, उनके लिए एक स्पेस सबसे ज़्यादा मायने रखता है। बिकॉज वो हाइपर एक्टिव होते हैं, सफोकेटेड जगह में नहीं रह सकते हैं, इन्वायरमेंट चाहिए होता है ना, नेचर चाहिए होता है उन्हें। तो मेन ये है कि अगर आप कोई भी, अगर मेरे जैसे कोई भी 25-26 ईयर का कोई भी स्कूल रन करना चाहता है, तो मेन आप स्पेस पे सबसे पहले ध्यान दीजिए कि स्कूल ऐसा हो ताकि बच्चा अंदर घुसे तो लाइक उसको फील हो कि हाँ यही मेरी सेफ फील हो उसको, कि हाँ मैं यहाँ पे रह सकता हूँ। क्योंकि अभी रिसेंटली की बात है, मेरे पास एक बच्चा है, आपने वीडियो देखी होगी जिसमें 1.5 मिलियन व्यूज़ भी हैं, कियान है उसका नाम। वो 11 to 12 ईयर्स का है, और वो इतना अग्रेशन करता है कि अपने उसने पूरे हाथों में अपने आप को काट रखा है, बाइट कर रखा है। उसको लाइक बहुत अग्रेशन है उसको सिर्फ और सिर्फ एक नेचर चाहिए होता है, उसको खुली जगह चाहिए होती है, उसको सफोकेटेड जगह बिल्कुल नहीं पसंद, उसको एसी में रहना पसंद है लाइक ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उसको गर्मी पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो सारे टीचर्स यही ध्यान रखें मेरी फील्ड के, कि स्पेस सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप स्पेस को बहुत अच्छा बना रहे हो और लाइक वो बहुत ज़्यादा खुला है और बच्चे वहाँ पे सेफ फील कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और सेकंड थिंग की आती है कि एक इन्वेस्टमेंट तो आपको स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया। लाइक स्टार्टिंग से मुझे पता था कि लाइक इसको एक नॉर्मल सेंटर के लिए तो 5 to 6 लाख में हो जाता है, क्योंकि बिकॉज उसमें कैबिन टाइप बनते हैं सारी चीज़ें, और वो हम एक नॉर्मल हॉल में भी लेके कर सकते हैं। लेकिन स्कूल के लिए हमें प्रॉपर सब चीज़ें चाहिए, हर एक क्लासरूम में वॉशरूम होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए, हॉल होना चाहिए, ओटी के लिए पूरा हॉल होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो मैंने उसी को ध्यान में रखता हूँ, मैंने वही स्ट्रक्चर ऐसा ही देखा। स्कूल बहुत मुश्किलों से मिला मुझे, वो जगह बहुत मुश्किलों से, इतनी 1-2 साल की देखने के बाद, सर्चिंग के बाद वो मिला मुझे। 1-2 साल आप बोल रहे हो, एंड आई एम इमेजिनिंग दैट यू वुड हैव बीन 23 में मैंने 23 के लास्ट में मैंने सेंटर ओपन किया था अपना। और मेरे घर वालों को तभी मुझ पर थोड़ा विश्वास इसलिए भी आया कि बिकॉज मेरा सेंटर अच्छा खासा रन कर रहा था। जो मैंने उनको बोला था मैं वो करके दिखाया। जब मैंने सेंटर ओपन किया तो मैंने जो बोला उनको कि हाँ सेंटर ओपन करेंगे और मेरा ये इन्वेस्टमेंट है और ये चीज़ें होती हैं सेंटर, बिकॉज उन्हें नॉलेज नहीं था। उनका ये था कि अगर मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ तो मैं एक स्कूल में पढ़ाऊँगी बच्चों को नॉर्मली, और यही हो सकता है ऐसा, या सरकारी जॉब की तैयारी कर लूँगी, यही हो सकता है ऐसा। लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि एक सेंटर भी ओपन होता है, सेंटर में थेरेपीज भी दी जाती है, उन्हें ये सब कुछ नहीं पता था। लाइक जब मैंने उनको बताया भी था ना सेंटर के बारे में, तो उनका ये था कि अच्छा ट्यूशन क्लासेस होती है क्या, लाइक हम अब मैं उनकी फॉर्मल लैंग्वेज में, हाँ ट्यूशन क्लासेस होती है, लाइक एक नॉर्मल बच्चों की ट्यूशन क्लासेस होती है, एक स्पेशल बच्चों की ट्यूशन क्लासेस होती है। लेकिन उसमें और उसमें डिफरेंस ये होता है कि वो थोड़ा इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल दी जाती है उसमें, और 45 मिनट्स की उसमें दी जाती है, और स्पेशल तरीके से दी जाती है, काम तरीके से, पीसफुल। अच्छा, तो मैंने स्टार्टिंग में जब उन्हें सेंटर के बारे में बताया तो मैंने ट्यूशन क्लासेस से स्टार्ट किया था बोल के, ताकि उन्हें समझ में आए। उसके बाद जब मेरा अच्छा खासा रन करने लग गया सेंटर, तो उनको यकीन हो गया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। जब मैंने स्कूल का बोला था तो उन्हें बहुत बड़ा शौक नहीं था, ओह अच्छा स्कूल करोगे, ऐसा कुछ नहीं था उनका रिएक्शन। उन्होंने था अच्छा क्या इन्वेस्टमेंट लगेगी, बस उन्होंने इतना ही बोला था, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं कर लूँगी, क्योंकि मैं जो बोलती हूँ करती हूँ। मेरा स्टार्टिंग से यही है। और लाइक जब मैं कॉलेज में थी ना, तो हमारा लास्ट डे था, तो सारे लोग बैठे थे। मैं अपनी कॉलेज में सबसे ज़्यादा शैतान लड़की थी, लाइक मौज मस्ती वाली, कि हाँ ठीक है। मैं पढ़ती भी नहीं थी कभी, मतलब पेपर जब जाते थे ना पेपर देने, तो मैं बाइक पे ऐसे पढ़ती, मतलब मेट्रो में या बाइक पे किसी भी जगह, तो मैं ऐसे पढ़ते हुए जाती थी। और मैं अपनी क्लास में 2nd डिवीज़न में आई थी, 2nd आई थी पूरे कॉलेज, मतलब अपनी क्लास के कॉलेज में। तो जब मैं ये हुआ था मेरा, तो मैंने अपनी क्लास टाइम था, फेयरवेल हो रहा था, तो मैंने सबको बोला, अपने टीचर के सामने बोला था, सारे लोग बैठे थे। तो मैंने बोला था एक कमिटमेंट करी थी खड़े होके कि मैं आज यहाँ से निकल रही हूँ और आज के बाद इन लोगों को देखूंगी भी नहीं। तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों? मैंने बोला क्यों, क्योंकि मैं इतना बड़ा कुछ कर लूंगी कि मेरे को मिलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उन्होंने बोला वाह। तो सारे लोग बोले हम कौन सा मिलेंगे, हम कौन सा मिलेंगे। और आज वही टीम मेरी टीम है, वही लोग मेरी टीम है।
ये थोड़ी मैनिफेस्टेशन क्लास चल रही है मुझे ऐसे हाँ, लग रहा है मैंने खड़े होके बोला सबके सामने, टीचर्स के सामने, कि आज के बाद अब मेरा इनसे नाता टूट गया, मुझे कोई दोस्ती यारी नहीं रखनी, ना ही ये मेरे को आगे जाके खिलाएंगे, ना मैं इनको खिलाऊंगी, और मुझे इनसे मिलना भी नहीं है, मैं इनसे बहुत इरिटेट हूँ सबसे। मैंने 2 साल काट लिए बस यहाँ पे। तो मैं सर बोल रहे कि ये क्या तरीका है बोलने का, ये क्या, मैंने सर मेरे को भड़ास थी, मुझे निकाली है मैंने ये। और फिर सारे वो लोग भी कह रहे थे कि हाँ हमको कौन सा मिलना, हम तो खुद परेशान है तुझसे, ये है वो है, ठीक है। और लाइक धीरे धीरे वही सारे लोग मेरा स्टाफ बनते जा रहे हैं, वही मेरा स्टाफ है। और लाइक हमारा स्टाफ ऐसा है, मेरा स्टाफ, हम फ्रेंड्स हैं सारे, लेकिन काम के वक्त सिर्फ काम, हम कोई बोल नहीं सकता कि वो मेरे फ्रेंड्स हैं, सिर्फ काम के वक्त काम। हाँ, लेकिन लंच टाइम होता है तो भूल जाते कि मैं उनकी ओनर हूँ या वो मेरे वो हैं स्टाफ, हम तो बिल्कुल फ्रेंड्स, फुल्ली फ्रेंड्स। सो आपने स्टाफ की बात करी, ये मुझे बाद में क्वेश्चन पूछना था, बट आई वांट टू आस्क यू हाउ डिफिकल्ट है कि स्टाफ मिलना फॉर स्पेशल केयर नीड्स? मेरा भी बहुत बड़ा ये क्वेश्चन था सबसे, कि मैं अपनी फील्ड के एक सारे स्पेशल एजुकेटर्स, स्पीच थेरेपिस्ट, सबको ये एक बात बताना चाहती हूँ कि जब तुम एज अ फ्रेशर हो तो सामने वाले से क्या उम्मीद रखते हो कि तुम्हें सैलरी क्या मिले। मेन क्या होता है कि तुम्हें नॉलेज होना चाहिए, मेन नॉलेज होना चाहिए। अब तुम इंटरव्यू के लिए आ रहे हो, अच्छा मैंने उनसे पूछा सैलरी एक्सपेक्टेशंस 15K, 20K, 25K, अच्छा ये क्या होता है, मैंने क्वेश्चन पूछा, लाइक नॉर्मल क्वेश्चन, ऑटिज्म क्या होता है, मैं अब बताऊँ मैं उनको 25K किस उसमें दूँ बेस पर, जब उन्हें नॉर्मली नहीं पता कि मैं ऑटिज्म स्पेशल स्कूल में आ रहे हो, और जब तुमसे नॉर्मल सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑटिज्म क्या होता है, अगर बच्चा हाइपर हो जाए तो तुम उसको कैसे संभालोगे, अच्छा बच्चे की अगर ग्रिपिंग नहीं है तो तुम उसको ग्रिपिंग कैसे लेके आओगे, मैं जब काम करूँगी धीरे धीरे समझ जाएंगे। तुम एज अ फ्रेशर फिर काम करो ना, पहले सैलरी एक्सपेक्टेशन इतनी क्यों रखना, पहले काम करो, ठीक है, अगर तुम ठीक है तुम्हारी एक्सपेक्टेशन अच्छी है। आप यकीन करना मैम, जब मैं फ्रेशर थी एज मैंने कभी भी सैलरी पे देख के, एक सैलरी और एक लोकेशन देखकर कभी भी मैंने ये पीछे नहीं हटी, मैंने जितना हो सके नॉलेज इकट्ठी करी अपने दिमाग में, जितना हो सके प्रैक्टिकल, जितना हो सके मैंने काम किया। मैंने ये नहीं देखा कि मुझे सैलरी कितनी मिल रही है, या 5,000 मिल रही है, या 20,000 मिल रही है, या 2,000 मिल रही है। मैंने जब अपनी लाइफ में स्टार्टिंग करी थी ना अर्निंग्स की, वो मैंने 1500 से करी थी। मैंने सच में ये नहीं देखा कि मुझे 1500 मिल रहा है, मैंने ये देखा कि मुझे नॉलेज मिल रही है। मैंने जितना हो सके ना नॉलेज कमाई है, पैसे से ज़्यादा नॉलेज कमाई है जितना हो सके। और उसके बाद जब मैं स्पेशल फील्ड की उसमें थी, कि मैं यही कहूँगी कि जितना हो सके ना, एक तो लोकेशन, ये मत देखो कि मुझे कितना दूर जाना पड़ रहा है, मुझे अप डाउन कितना करना पड़ रहा है, और सेकंड थिंग कि ये मत देखो मुझे सैलरी वहाँ से कम मिल रही है, तुम ये भी देखो तुम्हें एक्सपीरियंस कितना मिल रहा है वहाँ पे, ये भी ध्यान में रखो। ये चीज़ को लेके मैं इतनी परेशान हूँ अपने स्टाफ से, मतलब अपने स्टाफ से नहीं, लोगों को ढूंढने में, कि उन्हें नॉलेज कुछ नहीं है, लेकिन बस उनको एक ही एक्सपेक्टेशन, उनकी बस सैलरी होना चाहिए, पैसे कमाएंगे बस हम। पैसे से तो नॉलेज सबसे ज़्यादा होती है इसमें, और नॉलेज से ज़्यादा होती है प्रैक्टिकल काम करना, तुम्हें कितना काम करने आ रहा है। अब उनके सामने अगर मैं एक बच्चा रख दूंगी ना हाइपर वाला, तो उसको पता नहीं होगा कि वो शांत कैसे कराए उसको। मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट यही था कि आप बोल रहे हो, बट व्हाट अबाउट दे स्टाफ नो कि हमें बच्चा कैसे हैंडल करना है, वो आता है या नहीं आता है? बिकॉज इस फील्ड में आई थिंक जो मेन चीज़ है दैट इज पेशेंस। उसमें कितना पेशेंस है स्टाफ में या नहीं है, वो इवैल्यूएट करना भी तो ज़रूरी है। अगर बच्चा किसी स्टाफ से एग्रेसिव हो जाए, हाउ मतलब स्टाफ विल गोइंग टू? बहुत हमारे स्कूल में होता है ऐसा, मतलब मंथ में किसी ना किसी को ऐसे माइलस्टोन आते ही आते हैं, बहुत अग्रेशन भी आता है, सबसे ज़्यादा अग्रेशन तो आता ही आता है महीने में 1-2 बार। और ऐसे बच्चे हमारे ऐसे हैं कि हमारे पास 25 बच्चे हैं हमारे स्कूल में, और महीने में सबको पता है कि मंथ में सबको 1-1 बार आते ही ऐसे अग्रेशन। तो हमारे पास लेकिन एक ऐसा बच्चा जिसको रेगुलर अग्रेशन आता ही आता है, तो हमने उसके लिए क्या कर रखा है कि हमें पता है कि उसको अग्रेशन है, उसको बहुत ज़्यादा बहुत गुस्सा करता है, वो सारी चीज़ें तोड़ फोड़ देता है सबको, मतलब लाइक हिट तो नहीं करता है इतना, लेकिन बिकॉज उसको उतना नहीं आता, लेकिन अपने आप को ज़रूर करता है, अपने आप को नुकसान ज़रूर पहुँचाता है वो। तो हमने उसके लिए क्या कर रखा है, इसलिए काम कॉर्नर बना रखा है, जिसमें सेंसरी म्यूजिक, लाइटिंग कम हो, है ना, लाइक गर्मी ना हो ज़्यादा, ऐसा काम कॉर्नर बना रखा है। जो हम उसको वहाँ छोड़ देते हैं अकेले इसलिए छोड़ते हैं, इसको कोई नेगेटिव वे में मत ले जाइएगा, अकेले इसलिए छोड़ते हैं ताकि वो काम हो जाए, खुद से शांत हो जाए। बिकॉज ना जब भी वो आपको ही पता है कि जब वो गुस्सा हो ना, उनका लाइक वो गुस्सा नहीं होता, उनकी वो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होती है,
जब वो अपने आप को बोल नहीं पाते हैं ना, तो लाइक वो गुस्सा करने लग जाते हैं। और गुस्सा लाइक हमारे लिए तो नॉर्मल भाषा में वो गुस्सा है, लेकिन वो अपने आप को बिहेवियर दिखा रहे हैं हमें, लाइक कि हाँ मुझे उनको कुछ बोला लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उन्हें गुस्सा भी आ जाता है। और वो गुस्सा हम सोचते हैं वाह ये तो बिहेवियर दिखा रहा है, हमें गुस्सा आना चाहिए, लेकिन ये चीज़ नहीं होगा। हमें बहुत प्यार से डील करनी होगी इस चीज़ के लिए, क्योंकि ना वो सबसे ज़्यादा हमसे अटेंशन चाहते हैं। और अगर वो अटेंशन उनसे नहीं मिलती ना, तो उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आता। वैसे तो मैं इसको गुस्सा नहीं बोलूँगी, इस चीज़ को मैं उनको यही बोलूँगी वो उनकी लैंग्वेज है, वो उनकी लैंग्वेज है, वो इस गुस्से वाली उससे दिखा रहे हैं। तो मेरा यही रहता है कि जो भी बच्चा जो हाइपर होता है ना, मैं सबसे ये भी बहुत से पेरेंट्स को ये भी बोलना चाहूँगी कि हाँ ऐसे अगर किसी का भी बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाता हो, अपने आप को हार्म करता हो, दूसरों को हार्म करता हो, जब वो बहुत ज़्यादा महीने में 1-2 बार हो जाता हो ऐसा अग्रेशन, तो घर पर या सेंटर पर या स्कूल में कोई ऐसा काम कॉर्नर बनाओ जिसमें उसको आप अकेले भी रखोगे ना, सिर्फ और सिर्फ 5 to 10 मिनट्स लगेंगे उसको ठीक होने में। सिर्फ 5 to 10 मिनट्स, वो इतना ज़्यादा काम हो जाता है, इतना शांत हो जाता है, जब वो निकल के आता है ना फिर वो खुश, बिल्कुल किसी को कुछ नहीं पहुंचाता, चुपचाप रहता है बिल्कुल शांति से, किसी को कुछ नहीं बोलता। लेकिन अगर वहीं पे आप देखिए दूसरी तरफ, अगर वो गुस्सा कर रहा है, उसको हम मना कर रहे हैं नहीं नहीं नो नो मत करो ये करो, उसके सामने फिर उसको भी वो भी चिल्ला रहा है, हम भी चिल्ला रहे हैं, वो भी चिल्ला रहा है, तो हम भी लाइक वो चिल्लाने में लाइक हम उसको नो नो बोले, लेकिन उसको लग रहा है कि तेज आवाज पे बात कर रहे हैं, तो ये और भी बढ़ता चला जाता है, बहुत बढ़ता चला जाता है, फिर ये आधा 1 घंटे का प्रोसेस बन जाता है। सो राइट, थेरेपी मीन्स अ लॉट। बहुत आधे 1 घंटे का प्रोसेस का मतलब वो हटा के आप अगर 5 मिनट या 10 मिनट अगर वो काम कॉर्नर में उसको शांति से रख दो ना, लाइटिंग करके सेंसरी म्यूजिक चलाकर, तो वो अपने आप ही काम हो जाएगा। ये सबसे बड़ा रेसिपी दे रही हूँ इस चीज़ का कि वो अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत ज़्यादा अग्रेशन दिखा रहा हो, तो आप उसके लिए यही करें। सुपर। एंड इसके लिए सेंटर में है अगर बच्चा, तो एक राइट हेल्पर का, स्टाफ का, थेरेपिस्ट का, देखिए थेरेपिस्ट काम कर रहा है तो ठीक है, लेकिन हेल्पर उसको नहीं संभाल सकता। मैं अपनी फील्ड के सभी लोगों को यही बोलूँगी कि अगर तुम एज ए स्पेशल फील्ड में हो एज ए उनके टीचर, तो लाइक आप ही उन्हीं के लिए सब चीज़ है। एक तो पेरेंट्स भी आपको सब कुछ मानता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये कुछ नहीं तो ये तो कर ही लेंगे ना, हम नहीं कर पा रहे ये तो कर ही सकते हैं ना। तो मैं तो अगर मेरे से पेरेंट्स बोलता है ना कि मैम की मतलब कभी भी अगर मैं खाना भी खा रही होंगी, अगर मैं कितना भी बिजी होंगी, अगर मैं कोई मीटिंग में अटेंड करूंगी ना, तो मैं सबसे पहले उनकी रिकॉर्डिंग सुनूंगी कान लगा के धीरे से, अच्छा क्या इनके पेरेंट्स का ही मैसेज आ रहा होता है, तो मैं अगर वो सुनती भी हूँ ना, तो छोटे से क्या बोलते हैं मैम मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया, इसको मैं चबाना कैसे सिखाऊं। तो लाइक मेरे को उस टाइम, जबकि मैंने उससे पहले उनको बहुत 1 घंटे का भाषण दे चुकी हूँ, फिर भी मैं उसका कान लगा के सुनती हूँ, अच्छा फिर मैं ऐसे करके बोलती हूँ अच्छा मैम ठीक है मैं आपको ना अभी बताती हूँ, थोड़ा बिजी थी, तो लेकिन मैं उनका आंसर ज़रूर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक नॉर्मल बच्चे के पेरेंट और एक स्पेशल बच्चे का पेरेंट, उनकी लाइफ कितनी स्ट्रगल होती है, कितना ज़्यादा उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, लाइक आप इमेजिन भी नहीं कर सकती। कभी कभी तो मैं इतना इमोशनल हो जाती हूँ कि वो इमेजिन करके, चलिए आप सोचिए कि एक नॉर्मल बच्चे की मदर और फादर का क्या रूटीन हो सकता है, बताइए। लाइक मैं अपना ही लेती हूँ, सुबह उठी, मैंने बच्चों को रेडी करा, स्कूल ड्रॉप करा। आपने कैसे रेडी किया? आपने खुद से रेडी किया या आपने बोला कि अच्छा ये पहन लो, मैं जब तक मैं टिफिन पैक कर लेती हूँ? ठीक है, मैंने थोड़ा हेल्प करा, अभी छोटा है बच्चा तो हेल्प, हाँ 2.5 का है तो उसको हेल्प करा थोड़ा सा। आप रात को क्या सोचते होंगे कि सुबह क्या करना है? मतलब आप पूछ रहे हो तो मुझे सोच रही हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ। आप रात को कुछ प्लान करके सोचते होंगे ना कि हाँ सुबह मुझे अपना काम सोचते होगे, या तो आपकी मुझे अपना ये करना है, या ये सोचते होगे क्या बनना है ना, क्या खाना खाना है। लेकिन एक स्पेशल बच्चे के पेरेंट का क्या सोचना होता है रात को कि थेरेपी सेंटर इतने बजे चली जाती हूँ और उसके लिए खाना अलग बनेगा, क्योंकि बच्चों के लिए वो खाना अलग बनता है और वाले बच्चों का खाना अलग बनता है। अच्छा उसको पॉटी इतने बजे आएगी तो वो उससे पहले ये काम कर लूँगी, अच्छा वो उसको इतने बजे उसको मैं ब्रश करवा दूंगी, और क्योंकि मुझे खुद ही करवाना है सारी चीज़ें, ये रहता है। और सबसे बड़ी जो उनके लिए बिग डील रहती है वो है थेरेपी सेंटर। एक नॉर्मल मदर है, वो दिन में अपने घर पे आराम से अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, टीवी देख रही है या कुछ भी घूमने जा रही है, लेकिन स्पेशल बच्चे की मदर क्या कर रही है, उसको टाइम अरेंज करना पड़ता है कि अगर मैं 2 से 4 थेरेपी सेंटर में रहूँगी तो घर का काम कैसे, वो पहले से करती है वो सब चीज़ें। तो वो मुझे इतना ज़्यादा हिट करता है, मैं कभी कभी बैठ के जब मैं अपने रिसेप्शन टेबल पे बैठती हूँ तो सारे पेरेंट्स को देखती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि इस टाइम कोई नॉर्मल पेरेंट वो कर रहा होगा और ये क्या कर रही है यहाँ बैठ के। ये चाहती है तो घर जाके बहुत सारा काम निपटा भी सकती है, लेकिन वो क्या कर रही है यहाँ बैठ के अपने बच्चों को बस यही
दुआ मांग रही हैं कि हाँ जल्दी से वो ठीक हो जाए, बस जल्दी से वो ठीक हो जाए बस। और वो इतना बड़ा प्रोसेस है अभी उनकी लाइफ में कि वो अभी सोच भी नहीं सकती। हाँ, मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल होती हूँ वो देख के कि सच में इस चीज़ के लिए बहुत पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक मॉम की तो लाइफ खुद की कुछ रहती नहीं है, इट ऑल रिवॉल्व उनका खुद के बारे में तो चलो दूर की बात है, अपने बारे में तो बिल्कुल नहीं सोच सकती। पहले तो वो यही सोचेंगी कि बच्चों को थेरेपी सेंटर ले जाना है, बच्चों को कब पॉटी करवानी है, तब कब सुसु करवाना है, कब उनको उनका दवाई का रूटीन भी चलना है, उनका सारी चीज़ उनको। फिर स्कूल में कभी चलो कुछ पेरेंट्स तो स्कूल नहीं बुलाते हैं नॉर्मल स्कूल वाले, लेकिन कुछ नॉर्मल स्कूल मेन स्ट्रीम वाले पेरेंट्स को भी बुलाते हैं बच्चे के साथ साथ कि आप बैठो उनके साथ। मेरे पास यही केस था एक, तो मेरे पास शाम को आते थे वो पेरेंट 5 बजे थेरेपी सेंटर। तो मैं उनसे बोलती थी कि आप सुबह क्या करते हैं, रिवीजन करवाते हैं अपने बच्चों को? तो बोलते हैं मैम सुबह तो मैं स्कूल जाती हूँ इसके साथ। मैंने बोला स्कूल जाता हूँ, कितने बजे? बोले मुझे 7:30 पहुँचना होता है इसके साथ। मैं बोला आप क्या करते हो? बोले मुझे बैठा के काम करवाना होता है इसको, खाना वाना मैं ही करवाती हूँ, पॉटी शूट मैं ही करवाती हूँ इसको। मैंने बोला अच्छा फिर आप कितने बजे आते हो? बोले 2-2:30 बजे तक घर आ जाती हूँ। मैंने बोला फिर यहाँ पे भी आना होता है आपको, फिर घर का काम कौन करता है? मैम मुझे ही करना पड़ता है। कब करना पड़ता है? बोले सुबह जब स्कूल आने से पहले पहले सब कुछ करना होता है। मैंने बोला ठीक है, लेकिन सफाई कब करनी होती है? तभी कर लेती हूँ। खाना कब बनाना होता है? लंच तभी बना लेती हूँ, रात को ही कर लेती हूँ। रात वाला सुबह के लिए कुछ मैनेज कर लेती हूँ, सुबह में दोपहर वाला कुछ मैनेज कर लेती हूँ। तो मैंने बोला लाइक आप इतना ज़्यादा मैनेज कैसे कर सकते हो? बोले बच्चे के लिए। मैंने बोला तो फिर भी आपको लाइक फिर आप शाम को आते हो 5 बजे? बोली हाँ। मैंने बोला फिर दोपहर को क्या करते हो? इसको ही खाना खिलाती हूँ, इसको ही प्रॉपर दवाइयाँ खिलाती हूँ, फिर इसको ही इसके भाई को, मतलब लाइक ऐसे ही रहते हैं, इसका पूरा यही शेड्यूल रहता है उनका। फिर आपके पास आ जाती हूँ, फिर यहाँ जाने के बाद फिर वो खाना बनाती हूँ, उसके बाद वो सुबह की तैयारी करती हूँ। उनका दिन खत्म शुरू, मतलब रात को ही शुरू हो रहा है, रात को ही खत्म। रात जो सुबह दिन शुरू होता है उनका रात को होता है। और फादर, मैं ये नहीं बोलूँगी फादर लोग स्ट्रगल नहीं करते हैं, फादर का भी बहुत, भले ही वो फिजिकली स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं बच्चों के लिए, लेकिन वो मेंटली सबसे ज़्यादा कर रहे होते हैं। बट आई थिंक थेरेपीज आर आल्सो वेरी एक्सपेंसिव, तो हाँ, उनका सारा फादर का मेन रोल ही वही है। मैंने क्या बोला कि वो फिजिकली भले ही बच्चे के साथ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेंटली वो इतना काम, वो कौन पैसा दे रहा है उसका थेरेपी का? कमा तो वही रहे हैं ना, टेंशन तो उन्हें ही है। मेंटली तो वही स्ट्रेस ले रहे हैं इतना कि आज थेरेपी इतने की जाने हैं, फिर वो सेशन उतने का जाना है, क्योंकि सेशन तो पर सेशन जाता है, हर कोई कैसा अफोर्ड करे। और वो भी चलो ठीक है, कम से कम भी कितना, 400 अगर वो स्पीच ले रहा है, या 400 वो ओटी ले रहा है, तो 2-3-4 थेरेपी बच्चे को लग रही है, तो कितना हो गया? 2000 वो पर डे दे रहा है, तो मंथ का कितना हो गया? बहुत हो गया। तो वो उतना स्ट्रेस ले रहा है चीज़, भले उसकी सैलरी 20,000 है, लेकिन वो बच्चों को 15,000 जरूर दे रहा है मंथ में, तो वो कितना स्ट्रेस ले रहा होगा मंथली। तो हमेशा मैं सारे पेरेंट्स को फाइनेंशियली ज़रूर सपोर्ट करती हूँ, हमेशा। मैंने स्टार्टिंग से जो काम किया है ना, मैं हमेशा फाइनेंशियली सपोर्ट करती हुए आई हूँ स्टार्टिंग से ही अपने सारे पेरेंट्स को। और मेरे स्कूल खोलने का भी सबसे मेन मोटिव जो है, वो सबसे मेन मोटिव मेरा यही है कि मेरे स्कूल में हर एक क्लास के लोग आए, हर एक क्लास के। अगर जो नहीं भी अफोर्ड कर पा रहा है ना, वो भी आए, जो कर पा रहा है वो भी है। सबको मैं सेम बराबर वही थेरेपी दूंगी, वही चीज़ दूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ सब लोग अफोर्ड करें, तभी तो मैंने इतना कम कर रखा है फीस का स्ट्रक्चर। Superb. Kudos to you, Bhumika. So you said school. So is it a formal education or a therapy school kind of a thing? लाइक हमारे में फॉर्मल और थेरेपीज दोनों ही होती है, बट क्या होता है जब भी हम ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाते हैं, तो हम थेरेपीज़ में लाइक जैसे कि ग्रुप एक्टिविटी में कुछ भी हो गया, फंक्शंस हो गए या ओटी हो गई। अब ओटी में अब इंडिविजुअल नहीं देते हैं, लाइक इंडिविजुअल में हमारा मेन कंसर्न रहता है कि हम बच्चों को सोशल करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनको ग्रुप में ही करवाते हैं थेरेपीज। जैसे ABA में डेली लिविंग थेरेपी हो गई है ना, ABA में बिहेवियर थेरेपी होगी, ADL में डेली लिविंग हो गई। तो इसमें हम बच्चों को साथ में करवाते हैं, साथ में ब्रशिंग करना है ना, साथ में ही उनको वाइपिंग करवाना, एक दूसरे को कपड़े वेयरिंग करवाना, ये सारी चीज़ें आ जाती है ADL में। तो ये ग्रुपिंग में करवाते हैं, लेकिन हाँ अलग अलग बच्चों के अलग अलग प्लान्स बनते हैं, इंडिविजुअल प्लान, लाइक वो एजुकेशन में क्यों ना हो या वो थेरेपीज़ में क्यों ना हो, तो सबके अलग अलग इंडिविजुअल प्लान बनते हैं। और हमारे स्कूल में हर 3 महीने बाद पेरेंट्स मीटिंग होती है। उस पेरेंट्स मीटिंग में हम ये दिखाते हैं कि ये आप 3 महीने का प्लान देख लीजिए, जो हमने 3 महीने में जो काम कर रखा है वो ये कर रखा है।
वो पूरा अपना इंडिविजुअल प्लान देख लेते हैं बच्चे का, क्या अच्छा थेरेपीज में बिफोर एंड आफ्टर में ये चल रहा था, और ये हमारा एजुकेशन में चल रहा है, स्पेशल एजुकेशन में ये हमारा ओटी में चल रहा है, पूरा देखते हैं वो अपना प्रॉपर। फिर अगले 3 महीने बाद वो दोबारा आते हैं, तो हम उन्हें ऐसे इम्प्रूवमेंट देते हैं कि ये इम्प्रूवमेंट आ रहा है हर 3 महीने बाद। सो ऑटिज्म के भी बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रम है, बिकॉज इट्स ऑन अ स्पेक्ट्रम। सो सारे ऑटिस्टिक बच्चे हर स्पेक्ट्रम के एक ही क्लास में रहते हैं या कैसे? लेवल वाइज हमारे स्कूल में लेवल वाइज कर रखे हैं ऐसे, लाइक लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो इसमें माइल्ड ऑटिज्म है जिसको हमें पता है कि उसको लाइक उसका एक होता है कि बिहेवियर उसका बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो हम उसको नॉर्मल उसमें लेवल 1 में तो नहीं रखेंगे क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छा है लेकिन उसके बिहेवियर ज़्यादा है, तो हम उसमें क्या करेंगे, उसको थेरेपी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। एजुकेशन में भले उसको सही हमने लेवल पे रख रहे हैं लेकिन उसको थेरेपी हम ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका टाइम टेबल अलग बन जाएगा। हमारा नॉर्मल आपको पता है कि ऑटिज्म 3 तरह के होते हैं, एक माइल्ड, एक मॉडरेट और एक सीवियर। तो हमें माइल्ड वाला बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन उसका बिहेवियर सबसे ज़्यादा है, तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करवाएंगे, उसको बिहेवियर थेरेपी ज़्यादा देंगे, उसके सेशन ज़्यादा करवाएंगे उस चीज़ के लिए। फिर मॉडरेट वाला बच्चा हो गया कि वो बहुत अच्छा पढ़ रहा है लेकिन वो उसका बिहेवियर बिल्कुल वो सोशल नहीं है, लेकिन पढ़ तो बहुत अच्छा है, जो हम करवा रहे हैं सब कर रहे हैं लेकिन वो बिल्कुल सोशल नहीं है, तो हम इसमें ग्रुप एक्टिविटी में उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करवाते हैं। फिर थर्ड लेवल आ गया, बहुत अच्छा पढ़ रहा है, बहुत अच्छा, लेकिन बैठ नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो ऐसे बहुत अलग अलग फिजिकली और फिर एजुकेशनली बहुत चैलेंजेस आते हैं, लेकिन हम उस अकॉर्डिंग उनको अलग अलग करके रखते हैं। सब एजुकेशनली आप उनको प्रॉपर A to Z और ये सब पढ़ाते हैं? हाँ, पूरा उनका करिकुलम बन रखा है, पूरे उनके लिए बुक्स बनवा रखी है हमने, जिसमें सारे लेवल वाइज अच्छे से, लाइक एक नॉर्मल बुक्स होती है इसमें लिखा होता है A B C बच्चा लिखेगा, नहीं हम 0 से स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि बुक्स तो बहुत बात की बात है, उससे पहले वो पेंसिल पकड़ रहा है अच्छे से, पेंसिल पकड़ के काम कर रहा है अच्छे से या नहीं कर रहा, क्योंकि उसको तो पेंसिल पकड़ने नहीं आ रही, तो वो बुक्स कैसे करेगा, बुक्स का काम कैसे करेगा। तो पहले फिर हम 0 से स्टार्टिंग करवाते हैं, लाइक फाइन मोटर करवाते हैं उसको, फाइन मोटर की एक्टिविटीज, ताकि वो पेंसिल तो पकड़े एटलीस्ट, तो पेंसिल पकड़वाते हैं, उसके बाद बुक्स आती है, बहुत बाद आती है, पहले थेरेपीज ही चलती है स्टार्टिंग में, तो बुक्स बाद की बात होती है, क्योंकि अभी जब उन्हें यही नहीं पता कि मुझे बुक्स क्या हैं या बुक्स की वो चीज़ें क्या हैं, तो वो बहुत बात का आता है, पहले हम उसको पहले सारी चीज़ों से इन्वॉल्व करवाते हैं, उसके बाद स्टार्टिंग होती है उसकी। सो मॉडरेट एंड सिवियर ऑटिस्टिक किड्स कैन गो टू नॉर्मल स्कूल, मतलब स्कूल नॉर्मल स्कूल में जा पाते हैं? माइल्ड लेवल देखिए, मैंने बताया कि ऑटिज्म बाय बर्थ भी होता है ना, और एक वर्चुअल भी होता है। वर्चुअल वाला ऑटिज्म सबसे ज़्यादा ईजी होता है उसको ठीक करने में, बिकॉज अगर उसको सही टाइम पे सही ट्रेनिंग दी जाए, उसका रूटीन अच्छा करा जाए, उसको अच्छी थेरेपी दी जाए, और तो वो नॉर्मल मेन स्ट्रीम में जा सकता है, उसके सिम्टम्स कम हो सकते हैं, कम क्या खत्म हो जाएंगे, 99% वो बच्चा ठीक हो जाएगा, उसको कोई नहीं बोल सकता कि इसको पहले ऑटिज्म भी था, वो अच्छा बोलने भी लग जाएगा, उसका सोशल इतना अच्छा हो जाएगा, वो सोशली हो जाएगा लोगों से, वो सब कुछ सीख जाएगा। माइल्ड मॉडरेट में थोड़ी चीज़ें होती हैं चैलेंजेस, लेकिन वो भी कर सकता है, लेकिन अगर हम टाइम वेस्ट ना करें तो उसका, क्योंकि मेन जो कंसर्न रहता है ना, वो सबसे ज़्यादा मेन स्पेशल बच्चों के लिए मेरा यही रहता है कि मैं उनका बस टाइम खराब ना करूं और एज उनकी ना निकालूं, क्योंकि एज सबसे ज़्यादा मैटर करती है एक स्पेशल बच्चे के लिए। क्यों? क्योंकि जितनी एज बढ़ती जाएगी उतनी फिक्सेशन बढ़ती जाएगी, है ना, वो बिहेवियर उतना ही सेट होता जाएगा। जैसे बच्चा बढ़ रहा है, एज बढ़ रही है, उसका फिक्सेशन उतना ही बढ़ रहा है, वो चीज़ें उतनी ही सीखा जा रहा है, वो बिहेवियर उतना ही लगा रहा है, तो उसको कम करने में कितना टाइम जाएगा, उसको कम करेंगे, उसको फिर थेरेपी देंगे, जहाँ वो बच्चा 1 साल में ठीक हो सकता है, वहाँ पे उसकी एज की वजह से हम उसको 3-4 साल लग रहे हैं, उसको थेरेपी दी जा रहे हैं, दे जा रहे हैं। तो एज इसलिए मैटर करती है ताकि हम सही एज पर सही थेरेपी करवा लें अच्छे थेरेपिस्ट से, तो चीज़ें बहुत सही टाइम पर ठीक हो जाएंगी। कम से कम कितनी एज पे पेरेंट्स डिटेक्ट कर लें और दे स्टार्ट टेकिंग थेरेपीज? देखिए, वैसे तो जैसे मेरे पास कॉल्स आते हैं कि मैम मेरे को स्पीच थेरेपी करवानी है, तो अच्छा मेरा पहला क्वेश्चन ये रहता है कि आपके बच्चे की एज क्या है, 2.5 साल हो गया है अभी वो, मैंने बोला अच्छा 2.5 साल क्या बोलता है, अभी वो पापा तो बोलती है लेकिन पापा को देख के पापा नहीं बोलती है। अच्छा, तो लाइक हाँ अच्छी एज होती है 2.5 साल से, मतलब जितना हम कम एज में थेरेपी से स्टार्ट करवाएंगे तो उतना ही अच्छा होता है, लेकिन ये भी नहीं कि जैसा बच्चा पैदा हुआ वो कुछ नहीं बोला तो सीधा स्टार्टिंग करवा लिया, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा वेट करिए। थोड़ा पेरेंट्स को क्या लगता है कि 2.5 साल का हो गया, फिर उनके बड़े लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं 2.5 साल का है 3 साल तक वेट करो,
बोलने लग जाएगा। तो वो 3 साल का हो गया बच्चा, फिर और बोलते हैं, सोसाइटी बोलने लग जाती है। अरे तो क्या हुआ, मेरा बच्चा भी बोलने लग गया था बाद में, अब वेट करो 5 साल तक तो आराम से बोलने लग जाता है, धीरे धीरे बोलता है। आइंस्टाइन ने नहीं बोला था क्या, वो भी लेट बोला था, देखो क्या है, वो साइंटिस्ट बन गया है। तो फिर पेरेंट्स बोले हाँ सही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो कोई इतना एकदम से नहीं कर लेगा ना, इतना थेरेपी के लिए एकदम से कोई नहीं सोचेगा हाँ चलो चलो थेरेपी करवा देते हैं। तो सोचता होगा कि हाँ मम्मा सही कह रही है, नानी सही कह रही है कि थोड़ा हमें वेट कर लेना चाहिए। और वो वेट इतना ज़्यादा हो जाता है कि 4, 4.5 या 5 साल में आंखें खुलती हैं कि हमें अब जाना चाहिए। फिर भी अगर वो जाने के लिए सोचते होंगे ना, घर से बाहर कदम ही निकालते होंगे, तो पड़ोसन ये बोल देती होगी अरे मेरा बच्चा भी बोला था अभी, तो रुक जाओ अभी आराम से बोलने लग जाएगा। कौवे का झूठा पानी पिला दो। हाँ 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 राइट, ये भी मैंने बहुत सुना, कौवे का झूठा पिला दो या वो गुरुद्वारे का वो पानी पिला दो, लाइक ये वाली चीजें बहुत हुई थी। हाँ ये वाला आपने सही बोला। तो मैंने बोला, तो एक बार किसी ने बोला भी था मुझसे कि कौवे का पानी, झूठा पानी पिलाने से हो जाता है। मतलब पिलाया, फिर बोला पिलाया तो था। पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर देगा, कुछ भी। अगर वो ये भी बोलेगा ना कि तुम इस पूरी दुनिया का वो भ्रमण कर लो, तुम्हारा बच्चा बोलने लगेगा, तो भले उसके पास पैसे हो या ना हो, वो उधार लेके करेगा लेकिन कर लेगा, अगर उसका बच्चा उसको लगेगा कि बोल जाए। ये हमें लगता है कि हाँ अरे बताओ, हंसी आ जाती है हमें, बताओ कि कौवे को झूठा पानी पिलाने लग गई, बताओ गुरुद्वारे चली गई, उसका पानी वहाँ इतनी दूर चली गई वो करने ये करने। भाई उससे पूछो, उसका बच्चा है वो, हाँ उससे पूछो। आप यकीन करिए, मैं एक पेट पेरेंट हूँ, लाइक मेरे 2 डॉगीज हैं। अगर उनके कान भी, अगर मुझे लगता है ना कि वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अब तो मुझे लगता है इससे कान में लगता है कुछ चला गया है, तो तुरंत डॉक्टर के पास, भले मुझे 1-2 घंटे बैठना पड़े, कुछ नहीं है उसके कान में। फिर नॉर्मली पता चलता है वो तो ऐसे ही कर रहा था। जब मैं ही इतना एक जानवर की वो होके इतना ज्यादा घबरा जाती हूँ, तो उनके बच्चे को तो पूरा लाइफ का सवाल होता है। और ये स्पीच डिले का क्या रीजन है? अब देखिए, बच्चा हुआ, अब ज़्यादातर मेरे पास पेरेंट्स का भी मैसेज आता है ये वाला कि मैम मीटिंग अरेंज करनी है। हाँ मैम आ जाइए आप 10 बजे। मैम मैं 10 आ तो नहीं सकती बिकॉज मैं वर्किंग हूँ और मेरे हस्बैंड भी वर्किंग है, तो हमारी छुट्टी मिलेगी ना तब आ जाएंगे। कब आ जाएंगे? नेक्स्ट वेडनेसडे आएँ? मैंने हाँ ठीक है चलो ठीक है। फिर उस दिन मैसेज आता है कि मैम आज भी हमें छुट्टी नहीं मिली, हम नेक्स्ट सैटरडे आएँ? ठीक है आ जाइए ठीक है। वो नहीं आ रही, 1-2 महीने स्किप कर दिया उन्होंने टाइम ही नहीं मिल रहा अपने बच्चे के लिए। और वो बच्चा कहाँ है? नैनी के पास होगा या दादा दादी के पास, या घर पे ही होगा। हाँ अकेला होगा, क्या पता फ़ोन देख रहा हो क्या कर रहा हो, लेकिन पेरेंट्स को इसके बारे में नहीं पता। लेकिन पेरेंट्स को ये पता है कि हाँ वो बोल नहीं रहा है बिल्कुल भी, है ना, कि वो बोल नहीं रहा है, इसकी लगता है स्पीच आएगी, या वो यही वेट करते हैं कि हाँ कि पापा बोल रहे हैं कि आ जाएगी आराम से ही है वो। तो अपने बच्चे के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड बिल्कुल किया ही नहीं, उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। वो जितना टाइम हो सके वो अपना, उनकी भी गलती नहीं है, पैसा तो कमाना ही है, सबको कमाना है अपनी लाइफ में, उनकी भी गलती नहीं है। तो लेकिन उनका बच्चा जो आगे वो जितना पैसा अब कमा रहे हैं ना, वो सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है अच्छा खासा बच्चे पे। क्योंकि आप यकीन करिए, अगर आपका बच्चा स्पेशल है तो आपको इतना स्ट्रांग होना होगा, फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग होना होगा, तभी वो आप उसके लिए कुछ कर पाओगे। ये रियलिटी आप मानो या ना मानो, ये बहुत कड़वी रियलिटी है, इसको मान लो। मतलब अगर इफ समबडी इज मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन या फिर लो मिडिल क्लास, वो कैसे मैनेज करते हैं? आप मानिए बात, एनजीओ जो काम कर रहे हैं ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट ही होता है और गवर्नमेंट ही होता है। आपको पता है, मैंने देखा है, खुद से फील किया ये सब चीज़ें। मैंने देखा है कि वहाँ पे कैसे काम हो रहा है, उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। लेकिन अगर अगर तुमने देखा है बच्चों को, अगर उनके लिए तुम काम करना चाहते हो तो उनका एडमिशन करो, उनको सिखाओ फिर। क्योंकि अगर वो बच्चों को अगर तुम ठीक कर रहे हो ना, तो तुम्हें सबसे ज़्यादा दुआएं वहीं से ही मिल रही हैं असली। थोड़ा पैसा कम कमा लो, लेकिन दुआएं बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं कि आगे जाके बहुत बढ़ जाते हैं। मेरा तो स्टार्टिंग से यही मोटिव रहा है कि मैं हर एक बच्चे को दूँ एजुकेशन जो उन्हें मिलनी चाहिए। मेरा बस मेन ये है कि बस वो समाज का हिस्सा बने, मेन स्ट्रीम में आए बस वो, ताकि लोग उसको, जैसे आपने मुझे बताया भी, आप डिस्कस कर रहे थे कि उसको बहुत उस नज़र से देखा जाता है, वो बेचारे अपने बच्चे को लेके कहाँ डोलती है ये वो। हाँ तो ये बेचारी क्यों हो ना, बच्चा ही तो है वो थोड़ा कम स्पीड का है बस, लेकिन वो सीखेगा, लेकिन अपनी स्पीड में होके सीखेगा। वो धीरे सीख रहा है, तो धीरा मतलब क्या हो गया, एक ज़्यादा तेज सीखता है, एक कम सीखता है, तो वो सीखेगा वही चीज़, एग्जैक्टली वही चीज़ सीखेगा, लेकिन बस थोड़ा धीरे धीरे आके सीखेगा, थोड़ा स्टेप धीरे धीरे रखेगा वो। आजकल की फास्ट पेस लाइफ
प्लस पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन दूसरे बच्चों को पीयर ग्रुप को देखकर बहुत, मैं इसमें इतनी ज्यादा वो हो गई हूँ। आप देखिए, अब वेटिंग रूम में सारे पेरेंट्स बैठते हैं, अब उनके पास कुछ काम नहीं है, अब ऑब्वियसली अब वो वेट कर रहे हैं इतना, 45 मिनट वाला तो चलो ठीक है, वेट करके जल्दी जा रहा है, लेकिन जो 4 थेरेपी ले रहे हैं, 5 थेरेपी ले रहे हैं, उनके पास तो 4-5 घंटे उनका अच्छे से बैठ जाना है थाम के। तो अब उनको क्या देखना है कि अच्छा इसका बच्चे ने तो बहुत जल्दी कवर कर लिया, मैं 6 महीने से आ रखी हूँ, ये 2 महीने में कवर कर लिया इसने, मैं यहाँ 2 साल हो गए मुझे, इन्हें एक 6 महीने के अंदर कवर कर लिया, ऐसे कैसे हो सकता है। अब वो समझने वाली बात है कि उनके बच्चे की स्पीड अलग है और तुम्हारे बच्चे की स्पीड अलग है, तुम्हारा बच्चा भी वही सेम काम करेगा, लेकिन थोड़ा टाइम जब उसका आएगा तो उसके लिए क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए। लेकिन मैं कभी भी स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स को कभी गलत नहीं बोल सकती, क्योंकि उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा स्ट्रगल होती है, इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं बेचारे, वो खुद ही इरिटेट होते हैं, इतने ज़्यादा इरिटेट होते हैं वो। अब एक नॉर्मल पेरेंट को देख लो, वो फालतू को अपने बच्चों को ये और आ गया है, इसने मेरा जीना हराम कर रखा है, इसने ये कर रखा है, वो कर रहा है, वो उतना अपने नॉर्मल बच्चे से इरिटेट है। तो एक स्पेशल बच्चे का पेरेंट सोचिए आप कितना ज़्यादा उसको गुस्सा भी नहीं, लाइक वो सोचता है कि मेरा बच्चा बस ठीक हो जाए, बस कैसे भी ठीक हो जाए, बस हो जाए। मतलब आप यकीन करेंगे, हमारी जो स्पीच थेरेपी है वो थोड़ा फिजिकली उसको प्रॉम्प्ट देके थोड़ा प्रेशर वाइज दिया जाता है, उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, वो उस दर्द को भी देख सकता है प्रॉपर खड़े होकर, भले ही वो बाहर खड़े होकर रो रहा है लेकिन उसको खुशी हो रही है। जब कभी आवाज़ नहीं आती ना रोने की, तो बोलते मैम आज ये रोया नहीं, हाँ मैम आज थोड़ा प्रेशर कम दिया, मैम इसको प्रेशर दो, कितना भी रोए दो, वो चाहता है बस उसको बच्चा ठीक हो जाए, बस जल्दी से ठीक हो जाए, बस ये। तो मेरी पेरेंट्स से बस एक ही वो है कि अगर आप एक बाहर वेट कर रहे हो ना, अगर थेरेपी सेंटर में बैठ के, तो आप बच्चे को कंपेयर मत करो अपने बच्चे को, लाइक कि अच्छा उसके बच्चे ने इतना कर लिया, मेरा बच्चा क्यों नहीं कर पाया है, क्योंकि आप सबसे बड़ी गलती वही करते हो। आपका बच्चा जीनियस है, वो करेगा ग्रो और बहुत अच्छा करेगा, उससे भी ज़्यादा, लेकिन आप उस पर बस यकीन बनाओ, उसको बेस्ट मानो। और मैं हाँ पेरेंट्स को एक ये भी बात बोलूँगी कि जब तक आप घर पे काम नहीं करोगे ना उसके साथ, क्या पता उसके बच्चे ने 2 महीने इसलिए लगे उसको क्योंकि उसने घर पे इतना काम किया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही था कि थेरेपी सेंटर में तो आपके पास चलो 2 घंटे 3 घंटे के लिए आ रहा है बच्चा, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द टाइम, इतना बड़ा दिन है 24 घंटे में, पेरेंट्स को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो पूरा दिन का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो और बच्चे के लिए एटलीस्ट। मेरा बस एक ही है कि बस सबसे जो मेन पॉइंट होता है, सबसे मेन यही है कि वो रूटीन बनाओ अपने बच्चे का, रूटीन सबसे ज़्यादा, स्लीपिंग पैटर्न उसका, अगर उसकी नींद पूरी है ना तो वो सब थेरेपी सेंटर में भी अटेंड करेगा अच्छे से थेरेपीज, और घर पे भी आपको अच्छे से अटेंड करेगा। तो मेन मेरा कंसर्न यही है कि आप उसको रूटीन बनाइए सारी चीज़ों का, उसके खाने का, उसके पीने का, उसके सब। और हाँ ये नहीं कि आप उस सब सारे काम खुद से करें, उसको घर पे सिखाइए, लाइक छोटी छोटी चीज़ें कि खुद से बाइट खाना, अगर वो खा रहा है ना खुद से खाना, तो लाइक ये नहीं कि हाँ एक्सप्रेशन बता रही हूँ मैं आपको कि हाँ चलो ठीक है वेरी गुड खा लिया, उसको इतना अप्रिशिएट करो, इतना अप्रिशिएट करो कि लाइक ओ वाह वेरी गुड तुमने मतलब वो इतना ज़्यादा आपको खुश हो जाए देख के कि अच्छा मैंने लगता कुछ ज़्यादा अच्छा काम कर लिया है ना। बैग पैक करवाना, शू लेजेस खुद से करवाना, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें, और अप्रिशिएट तो उसको इतना करो, क्योंकि ना जो स्पेशल बच्चे होते हैं वो एक्सप्रेशन सबसे ज़्यादा उनको लगता है कि हाँ एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन से चीज़ें सोचते हैं कि एक हमारा बच्चा है, उसको अगर वो कितना भी सैड हो, अगर उसको हाई फाइव कर दो ना, वो इतना ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि उसको लगता है हाई फाइव मतलब मैम मुझे बहुत ज़्यादा मतलब लाइक मेरे लिए कुछ अच्छा बोल रही है, मैम मुझसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश है। क्योंकि जब मैं उसको हाई फाइव देती हूँ तो बहुत एक्सप्रेशन से देती हूँ, अरे वाह हाई फाइव, तो वो उसको पता है वो स्माइली फेस है ना। बच्चे आँखों को सबसे ज़्यादा समझते हैं कि उन्हें गुस्सा कब आ रहा है, हमें लगता है कि हाँ इन्हें कुछ नहीं पता है कि रहने दे बेचारा क्या बोल नहीं पाता है, कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं। वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं, इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि अगर जो तुम्हारा जो बोलने वाला बच्चा है ना, वो नॉर्मली हाँ लिख सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन जो सोचने की पावर जो हमारे स्पेशल बच्चे की है ना, वो उससे कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाएगा। वो इतना इतना ज़्यादा सोच सकता है, हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा, तो उसको कम मत समझिएगा। ये सितारे ज़मीन के मूवी ने भी हमें समझा दिया है कि उन बच्चों को कम ना समझे, एंड दे हैव सो मच कैपेबिलिटी टू डू एंड वंडरफुल। मतलब हमारे पास एक बच्चा है स्कूल में, रिशांत, अगर उसको ड्राइंग का बहुत शौक है, अगर आप यहाँ पे बैठे हो मेरे सामने और मैं उसको बोलूँ कि निशान यहाँ पे बैठो और मैम को बना लो, तो बना देगा वो। हाँ एग्जैक्ट नहीं बना पाएगा लेकिन बना देगा। मतलब सोचिए, वो अगर आप नॉर्मल बच्चे को बोल दीजिए 10 घंटे तो वैसे करेगा नहीं मेरे को आने, वो 10 घंटे तो ऐसे करने में लग जाएगा।
तो उसको हम सीधा बोलो सीधा काम की Special बात, अच्छा ठीक है सर को बनाना, ठीक है बना दिया, अच्छा ये करना, चलो ठीक है। फालतू बकवास करनी ही नहीं, उसको बोलना आता है, अच्छे से बोलता भी है वो, लेकिन उसको ये सब करना ही नहीं है। और उसको जो कमांड दिया जाए तुरंत वो कर लेगा, उसको फॉलो करेगा। और हाँ, मेरा मेन ये है कि पेरेंट्स घर पे अगर बच्चों के साथ काम कर रहे हैं ना, कुछ भी काम कर रहे हो, अगर वो एक कप उठा के अगर उसने पानी भी खुद से पी लिया ना, तो आपका अप्रिशिएशन कैसा होना चाहिए? आपका रिएक्शन होना चाहिए वेरी गुड, वाह, मतलब इतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप इतना ज्यादा खुल के उससे बोला अरे वाह मेरे बच्चे, जैसे कि वो सोचे कि मैंने क्या महान काम कर लिया ऐसा, तो उसको लगे कि हाँ चलो आज ये भी उठाता हूँ तो मम्मा मेरे को देख के बहुत ज्यादा खुश होंगी, तो खुद ही काम करेगा बहुत अच्छे से। मेन होता है अप्रिशिएट करो जितना हो सके, इतना ज्यादा तालियों की भरपूर मात्रा में करो उसके लिए, तो वो सोच, क्योंकि उनको पसंद है ये तालियां, हाई फाइव, एक्सप्रेशन, जोर से हंसना, मतलब उनको लाइक बहुत पसंद है ये सब चीजें। मेरे ज्यादातर जो मेरे बच्चे हैं ना वो मुझे देख के खुश हो जाते हैं। अब मैं स्कूल में एंट्री करती हूँ तो ऐसा लगता है कि उनकी मम्मी आ गई, जैसे हम नहीं बोलते घर पे आ गए एकदम से, घर में एंट्री करते मम्मी मिलनी चाहिए बस। लेकिन अगर मैं बच्चों को मिलती नहीं, जैसे मैं एंट्री करती हूँ थोड़ी लेट आ गई जिस दिन, तो अब वो ऐसे देखेंगे मैं वैसे करके, तो ऐसे कि मम्मा आ गई उनकी। तो मैं, क्योंकि मैं हमेशा सारे बच्चों से हक करती हूँ, स्कूल में जाती हूँ सारे बच्चों से मुझे हक करना होता है। तो एक बच्चा है आसाम से आ रखा है हमारे पास, यश नाम है उसका, तो वो मुझे हमेशा हक करता है और हमेशा किस करता है मुझे, और हमेशा मैं उसको हक करती हूँ हमेशा। तो उसको देखो मैम, उसको कितनी नॉलेज है कि अगर मैं स्कूल में आ गई और अगर मैं अपने स्टाफ को कुछ कमांड दी या मुझे गुस्सा आ गया, तो अगर मैं स्टाफ को समझा रही हूँ चिल्ला चिल्ला के वो बातें, तो उस टाइम में वो मेरे पास कभी भी गले मिलने नहीं आएगा, कभी भी मेरे पास नहीं आएगा कि अच्छा अब मिलना है। वो चाहता तो वो आ सकता है मेरे को डिस्टर्ब करने, लेकिन वो नहीं आता है। और जब मैं अकेले बैठी होंगी ना, काम कर रही होंगी, उस दिन वो तब आता है कि आप गले मिलो मुझसे, क्या आप मिली नहीं मुझसे सुबह, अब मिलो। तो मुझसे हक करता, मैं समझ जाती हूँ, बताओ जब मैं बिजी थी तब मेरे पास नहीं आया, लेकिन अब मैं फ्री हूँ तो अब मेरे पास आया। तो बताऊँ कि वो कितने अंडरस्टैंडिंग है, मतलब समझ रहे हैं सब चीज़ों को। तो मेन यही कि उनको समझना ही सबसे ज़्यादा है। अगर आप उनको समझ रहे हो, मैं बच्चे के एक्सप्रेशन से बता दूंगी, एक्सप्रेशन से ही, मतलब लाइक इतनी एक्सप्रेशन से मैं बता दूंगी कि उस बच्चे को टॉयलेट आ रही है, पॉटी आ रही है, भूख लग रही है, घर जाना है, मम्मा की याद आ रही है, पापा की आ रही है। मैं ये भी बता दूंगी उसको मम्मा की याद आ रही है, पापा की आ रही है। हाउ, बस यही तो है, यही नॉलेज है, यही हमारा एक्सपीरियंस है कि उनको ये भी बता सकती हूँ उनकी आंखों से कि पापा की याद आ रही है, मम्मी की, ये भी बता सकती हूँ मैं उनको देख के। मुझे इतना ज्यादा प्यार होगा। मुझे नॉर्मल बच्चा समझ में नहीं आता, मुझे नॉर्मल बच्चा समझ ही नहीं आता, मुझे स्पेशल बच्चे ही समझ में आते हैं। मुझे नॉर्मल बच्चों से इरिटेशन होती है कि गुस्सा दिला रहे हैं मुझे कि सुन नहीं रहे। हाँ, मेरे को मेरे घर के बच्चे नहीं, मेरे को इरिटेशन होती है। मैं सुबह से लेकर शाम तक बच्चों के बीच में ही रहती हूँ। मुझे स्पेशल बच्चों से इतना ज़्यादा लगाव हो गया है ना एक, कि मुझे उनकी भाषा समझ में आती है, मुझे नॉर्मल बच्चों की भाषा समझ में ही नहीं आती। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि अगर मैं कोई फैमिली फंक्शन में जाऊंगी ना, तो इधर उधर नॉर्मल बच्चा भाग रहा होगा, तो मैं उसको ये बोलूँ क्या हो भाई, पहिए लगेंगे पैर में, भगे जा रहे हो भगे जा रहे हो। भले ही मेरे स्कूल के बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आराम से उनके साथ खेल रही हूँ, लेकिन भाई नॉर्मल बच्चा बज रहा है तो मेरे पास एक्सप्रेशन ऐसा होगा, इरिटेशन वाला बच्चा घूम रहे सारे, मुझे उनसे इरिटेशन हो जाएगी। तुम तो आराम से बैठ सकते हो। और मुझे वो बच्चे जो हमारे बच्चे हैं वो इधर उधर कर रहे हैं ना, जो मेरे स्पेशल बच्चे हैं, मुझे उनको देख के खुशी, वेरी गुड, और इधर आओ इधर आओ, उनको देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हाँ ये कर, इनको करने दो जितना हो सके। आप उनको एक बार पिकनिक पे भी लेके गए थे, मैंने आपकी वीडियो को देखा, हाउ डिफिकल्ट इट इज, और इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। मैम आप यकीन नहीं करोगे अगर मैंने वो आपको बात बता दी तो, लाइक अब सबकी क्या धारणाएं बनी हुई है दिमाग में कि स्पेशल बच्चे ना ही बैठते हैं और ना ही किसी की सुनते हैं, और ना हमेशा गुस्सा होते रहते हैं, इधर उधर चीजें फैलाते हैं, सब सोचते हैं मानसिक रूप से वो इतना ज्यादा बीमार है कि वो पागल, एक तरह से बोल देते हैं पागल। अगर जिसको पता नहीं होता ना बच्चों के, पागल है उनका टैग ये बोलना, जो कि बस मैं इसके बारे में नहीं बोलना चाहती वरना बहुत ज्यादा वो हो जाएंगी बातें। तो लाइक आप यकीन करेंगे कि जब हम ले गए थे, हमारे स्कूल के बच्चों का लंच जो होता है वो 11 बजे होता है, और मैंने बताया कि टाइम टेबल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसको फॉलो करना। तो अनएक्सपेक्टेड हुआ उस दिन कि हमारी जो वैन थी वो आने में थोड़ा लेट हो गई, तो वो 9:30 बजे की जगह है वो 10 या 10:15 तक आई थी। तो बच्चे इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि वो अपना बैग लेके आए थे, लेकिन वो उसमें कॉपी बुक्स लेके नहीं आए, तो उन्हें पता चल गया था कि आज कुछ खास है। उनको फील हो रहा था, उनको फील हो जाता है कि कुछ खास है आज, जिस दिन बर्थडे पार्टी भी सेलिब्रेट होती है ना, उन्हें पता चल जाता है आज पार्टी है स्कूल में। तो लाइक वो भी वेट कर रहे हैं कि हाँ कोई नहीं रो रहा,
वरना सुबह सुबह उनका मुँह ऐसा होता है कि हाँ उन्हें बैठने में योगा करने में दिक्कत होती थी, वो नहीं वो सोते सोते वो आ रहे हैं ऐसे, लेकिन उस टाइम कोई नहीं रो रहा, सब वेट कर रहे हैं वैन का, वेट कर रहे हैं वैन का। आप वीडियो देखिएगा अभी, आप मेरी वीडियो में वीडियो भी देखिएगा कि सारे बच्चे वैन में हमें जाने में 1.5 से 2 घंटे लगे थे, 2 घंटे वो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे एक नॉर्मल बच्चे बैठते हैं पिकनिक के, नॉर्मल बच्चे से भी ज्यादा नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल बच्चे तो शोर मचाते हुए बदतमीजी करते हुए कैसे इधर उधर भागते हुए जाते हैं ना, हमारे बच्चे बिल्कुल शांति से, बिल्कुल एक भी अपनी सीट से नहीं उठा, एक भी। और जो सीट में बैठा था ना, जब हम वापस आ रहे थे उसी सीट में दोबारा वहीं पे जाके बैठे, हमें कमांड देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सब अपनी जगह पे उतरी। और ये भी नहीं कि चलो उधर उठ के भाग रहे हैं, इधर उठ के भाग किसी के बाल नोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, आराम से बैठे हुए हैं, सॉन्ग एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें अगर कोई बोल देता ना उस दिन ऑटिज्म वाला बच्चा, तो मैं मान जाती। हमारे जो वैन वाले ड्राइवर भैया भी थे ना, तो मैंने उनसे रैंडमली पूछा कि आपको बताया कि हम कौन है? उन्होंने बोला हाँ। मैंने बताओ कौन? बोले बच्चे आए हैं पिकनिक पे ले जाना है इधर उधर। अच्छा कौन से बच्चे आए हैं? कौन से आए हैं? मैंने बोला आपको क्या लगते हैं ये बच्चे नॉर्मल लगते हैं क्या है बच्चों में? मैं बोला आपको एक जो आप नॉर्मल बच्चे ले जाते हो तो आपको लगता है इतना शोर करते हैं वो, इतना ज़्यादा ये शोर कर रहे हैं? बोले नहीं ये तो बहुत अच्छे से बैठे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, शोर भी नहीं मचा रहे हैं। हाँ मैं मानती हूँ बोल नहीं पाते लेकिन शोर नहीं मचा रहे हैं। तो मैंने बोला इतना शोर मचाते हैं ना, इतना शोर मचाते हैं कि आपके कान के पर्दे भी फट सकते थे। हाँ दीदी क्या झूठ बोल रही हो आप, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं बोला हो सकता है, अभी भी आपकी कभी भी आके पीछे से चाटा पड़ सकता है किसी भी बच्चे का, अगर उनको गुस्सा आ गया तो। हाँ सच बताओ? मैं बोला हाँ लेकिन देखो बच्चों को। बोले दीदी मैं तो मान ही नहीं सकता, ये तो इतना आराम से बैठे थे, इतने अच्छे से बैठे हैं। मैं बोला हाँ। और फिर जब हमारा 11 बजे लंच ना होके, हमारा लंच जो हुआ ना वो 1 बजे हुआ। सोचिए, और किसी बच्चे ने खाना नहीं मांगा, किसी बच्चे ने खाना नहीं मांगा, किसी बच्चे को पॉटी सुसु नहीं जाना। मतलब हमारा कुछ भी काम होता तो पहले पॉटी सबसे पहले हो जाती थी हमारी फील्ड में ना, पॉटी और सुसु सबसे ज्यादा, इसलिए मैं बार बार पॉटी सुसु बोल रही हूँ। हाँ क्योंकि हमें वो पॉटी सुसु लाइक हमें डायपर हमेशा चेक करना होता है, अच्छा करी तो नहीं है, अच्छा ठीक है चलो उतार दो एक्टिविटी करवा लो, क्योंकि हमें पॉटी ट्रेनिंग सुसु ट्रेनिंग ये सब देनी होती है खुद से ही, है ना, तो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट बने। तो हम हमेशा जब भी कोई एक्टिविटी करवाते हैं तो पहले डायपर चेक, चलो ठीक है अभी नहीं करेगा, अभी इतने बज रहे 11 बजे, हाँ नहीं अभी कर लेगा, 15 मिनट है अभी 15 मिनट बाद ही करेगा। तो उतार के फिर उसको करवाते हैं, उसके बाद ही मतलब ये सब चीज़ें पता होती है हमें। तो जब हमारा 11 बजे का जो लंच था वो 2 बजे हो रहा है, तो हम देख तो बच्चे ने अग्रेशन नहीं दिखाया, कोई भी हाइपर नहीं हुआ। जो पेंटिंग वाली जो एक्टिविटीज थी, ऐसी कोई बड़ी सी टेबल थी आपने देखी होगी, तो सब ऐसे इधर उधर बैठे थे आमने सामने। तो एक ऑटिज्म वाले बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो उठेगा, भगेगा, बैठेगा नहीं? सिटिंग प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है, सिटिंग प्रॉब्लम सबसे ज्यादा, आई कांटेक्ट है। यहाँ पे अगर वहाँ पे वो करवा रहे हैं ना तो उनको इमिटेट कर रहे हैं, सारे बच्चे देख रहे हैं अच्छा मैम क्या करवा रही हैं। मतलब बच्चों ने मेरे को उस दिन इतना ज्यादा। आप कहाँ लेके गए थे उन्हें? अब मैं एक अपने फ्रेंड की, मेरी एक फ्रेंड है उनका कैफे है वोरा कैफे रजौरी गार्डन में, जो उनकी पेंटिंग थी, आर्ट वर्कशॉप करी थी उन्होंने हमारे बच्चों के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी, हमारे थे वो सबसे ज़्यादा खुश थी। तो जब वो इमिटेट करवा रहे थे वो भी इमिटेट कर रहे हैं, अच्छा मैम करवा रही हैं, और फिर वो कर भी रहे हैं। मतलब बच्चों को ये फील हो रहा था क्योंकि शायद कुछ बच्चों की पहली आउटिंग हो, बच्चे चिल्ली पटाटो खा रहे हैं। मतलब मैं इतना ज़्यादा खुश थी, खुद से पानी पीना है उन्हें और खुद से वो वाली पेंटिंग भी करनी है, और ये भी बिल्कुल नहीं हुआ। मतलब मेरे को बताया उनके स्टाफ ने, जो कैफे वाला स्टाफ था, उन्होंने मुझे बताया मैम आप मतलब लाइक कितने प्यारे बच्चे हैं। मैंने बोला प्यारे मतलब मुझे आज खुद लग रहे हैं, मतलब कैसे ये भी शांत है, कुछ चेंज मैं इतना अच्छा लग रहा था। हाँ मैं इतना प्राउडली बोली थी, वाह वेरी गुड क्या ऐसी बैठे रहो, बिल्कुल वेरी गुड यश, ऐसी बैठना बस थोड़ा टाइम और है। तो वो सारे आराम से बैठे थे, कोई शता नहीं। और फिर जाते टाइम वो वही वैन की वही सीट पे बैठे जो बैठ के वो आए। मतलब 4 बजे पिकनिक खत्म हुई, जो कि 2 बजे खत्म होनी थी, और 4 से 4:30 हम घर आ गए थे। और जब पेरेंट्स इतना खुश हो के, एक नॉर्मल पेरेंट, एक स्पेशल का पेरेंट क्या सोचेगा, स्पेशल बच्चे का पेरेंट, कि मेरा बच्चा भी पिकनिक जाए, मेरा बच्चा भी बाहर की एक्टिविटीज में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सके। तो पता है आपको पेरेंट्स कब से 3 बजे से आके स्कूल में खड़े हो गए, वो इतना ज़्यादा खुश थे क्योंकि कुछ बच्चों की पहली आउटिंग थी। तो पेरेंट्स कॉल भी नहीं कर रहे हैं, मतलब वो वेट कर रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है वेट करने में स्कूल में, हाँ कि मेरा बच्चा आएगा, पहली बार घूम के आया है। हाँ तो लाइक वो जब मैंने बच्चों को दिया उनको कि आज इन्होंने बहुत इन्जॉय किया, मैम ये सोया तो नहीं, मैम इसने किसी को मारा तो नहीं, मैम इसने पॉटी तो नहीं करी, मैम इसने किसी को ये तो नहीं किया, वो नहीं मैम बिल्कुल सही था, मैम झूठ बोल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैम मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी,
मैम दिखाओ मेरे बच्चों को, दिखाओ। फिर सारे पेरेंट्स, मतलब बच्चे तो बच्चे, हमारे लिए सबसे बड़ी डील पेरेंट भी होता है। मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चे को ठीक भी कर रही हूँ ना, तो पेरेंट्स बस चैन की नींद सोए रात को बिना कोई टेंशन की। मेरा यही है मेन। Coming to my next question, how important is parent counseling for you? बहुत, सबसे ज़्यादा मेन तो वही है। क्योंकि देखिए, अगर हम बच्चे पे काम कर रहे हैं ना, बच्चे पे जो हम काम कर रहे हैं उसको थेरेपी दे रहे हैं, तो ये बहुत इतना पेशेंस वाला काम होता है, इतना ज़्यादा। क्योंकि अगर 1 महीने या 2 महीने के अंदर बच्चा ब्लोइंग करना सीख रहा है, और कुछ तो 1 साल में सीखते हैं ब्लोइंग करना, तो ये फूकना, अगर हम कोई नॉर्मल बच्चे को बताएंगे ना, सॉरी नॉर्मल पेरेंट को बताएंगे, तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्सप्रेशन क्या होगा कि तो क्या हुआ, फूकना ही तो है, फूक तो सभी फूकते हैं, तो क्या हुआ, यही तो है, तो क्या हुआ, पानी तो खुद ही पी लेते हैं सारे, कपड़े भी पहनने नहीं आते, सभी पहन लेते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता है, यही सबसे बड़ी डील होती है, ये नॉर्मली छोटी छोटी चीज़ें करवानी, डेली लिविंग एक्टिविटीज़ करवाना। कि अगर एक बच्चा खुद से ब्रश भी कर रहा है ना, ये हमारे लिए इतनी बड़ी बात है कि हम इसमें पार्टी दे सकते हैं पूरे स्टाफ को, इतनी बड़ी बात है। अगर बच्चा खुद से खड़ा होकर टी शर्ट भी पहन रहा है ना, तो पूरे सबको पार्टी दे सकती हूँ फिर तो। मतलब ये है हमारी छोटी छोटी। तो मेन ये रहता है कि पेरेंट्स को भी सेटिस्फाइड करना इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनको बताना होता है कि मैम। लेकिन हाँ, जो पेरेंट 1-2 साल से थेरेपी करवाते हैं, 2-3 साल से, उन्हें लगता है कि 1 साल में एक ग्लोइंग आई है, तो वो उसको, उसके अंदर पेशेंस रहता है, क्योंकि उसने ये देखा है कि हाँ 1 साल में मेरे बच्चे ने ग्लोइंग करी है सिर्फ, तो उसके अंदर पेशेंस रहता है। लेकिन जो न्यू आया होता है इस फील्ड में, अब बच्चा आगे बोलता नहीं है, मैम ये फूकता ही नहीं है, मैम ये तो सक ही नहीं करता, मैम ये तो च्यू ही नहीं करता, क्यों नहीं करता, ये तो हो जाएगा ना 2 महीने के अंदर, हो जाएगा ये सब चीज़ें। मैं उन्हें 2 महीने के अंदर क्या बोलूँगा, अच्छा मैम, अच्छा ये अभी पापा बोल रहा है, तो ये कब बोलेगा ऐसे कि पापा मुझे खाना खिला दो, पापा मुझे इधर ला दो। अब उनकी एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है भाई, सभी ऐसा ही सोचते हैं, है ना। तो क्योंकि वो नई फील्ड में आया है, वो सोचते हैं कि वो मैम हमसे ऐसे नॉर्मली ऐसे जब हम बात कर रहे हैं, ऐसे कब बात करेगा, हो जाएगा, 2-3 महीने लगेंगे ना बस। पर अब उनको अब मैं क्या जवाब दूँ, 2-3 महीने, इसलिए धीरे धीरे उनको ऐसी काउंसलिंग देनी पड़ती है कि हमें समझ में आता है धीरे कि हाँ ये बहुत लंबा प्रोसेस है। उसी हिसाब से फिर वो धीरे धीरे अपनी जो सेविंग्स एक बच्चे की, किस लिए सेव करते हैं पेरेंट, नॉर्मल पेरेंट किस बच्चे क्या सेविंग करते हैं, पढ़ाई, शादी और इस सब के लिए। वो अगर करी भी होगी ना उन्होंने, तो वो उस थेरेपी में लगा देते हैं, वो उसमें ही लगा देते हैं। उनके लिए सबका पेरेंट, जो सारे पेरेंट जो मेरे पास आते हैं ना, तो उनका पता है क्या क्वेश्चन रहता है कि मैम मुझे साइंटिस्ट नहीं बनाना, मुझे इसको वो नहीं बनाना, टीचर नहीं बनाना, मुझे कुछ नहीं, मेरे को बस ये बनाना है इसको कि बस ये मुझे पापा बोल दे, मैं इसको पहचान, इसको पता हो कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, इसको पता हो कि हाँ कि ये मैं मम्मा हूँ, मैं पापा हूँ, ये दादा है, ये दादी है, बस ये इतना भी बोल जाएगा ना, मेरे लिए काफ़ी है। मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इसमें, मेरे पास है कि मेरे को नहीं कमाना इससे पैसा, लेकिन ये बस हमसे बात करे, ये घर पे बैठा रहे, कुछ ना करे, लेकिन हमसे बात करे और इसको अच्छे और बुरे की पहचान हो, बस आप इसको इतना इंडिपेंडेंट कर दो। ये वैसे पॉसिबल है कि दे स्टार्ट टॉकिंग लाइक नॉर्मल अस? हाँ, मैंने क्या बोला, अगर सही एज में हम सही ट्रेनिंग से अच्छे बच्चों को अच्छे से करवा दें, ट्रेनिंग दी जाए अगर स्पीच की कोई भी थे, तो सही एज में सही काम हो सकता है। लेकिन अगर हम उसको डिले करते जाएं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 10 साल के बाद, 12 साल के बाद हमारे पास वो ला रहे हैं बच्चे को कि मैम ये 14 साल का हो गया और इसके पास अभी वर्ड्स नहीं है, कुछ भी साउंड भी नहीं है, आप इसको कैसे न करके बुलवा दो, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर वो ला रहे हैं पेरेंट्स 3, अगर मैम ये 4 साल का है, चलो 5 साल का भी लिया है, तो हाँ हम उन्हें बोल सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। देखिए, स्पेशल बच्चे स्पेशल इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी स्पीड अलग अलग होती है, सारे बच्चों की स्पीड अलग अलग होती है, कुछ की इतनी ज़्यादा होगी। देखिए एक बात बताइए, नॉर्मल बच्चा है, नॉर्मल बच्चा अगर 2nd क्लास में, उसको क्या क्या आना चाहिए, नॉर्मल 2nd क्लास वाला काम आना चाहिए। स्पेशल बच्चा 2nd क्लास में होकर भी अगर 5th क्लास वाला काम कर रहा है, फिर भी उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, स्पेशल की। क्योंकि इसका दिमाग तो बहुत तेज है, इसको स्पेशल स्कूल में डालो, ये वो ये, फिर भी वो स्पेशल में ही जा रहा है ना, क्योंकि स्पीड उसकी सबसे ज्यादा है, एक नॉर्मल बच्चे से भी ज्यादा, तो वो भी स्पेशल में ही जा रहा है। कहते हैं ना गिफ्टेड बच्चा हाँ, है, स्पेशल बच्चा तो वो है, क्यों स्पेशल में जा रहा है बताइए, वो तो नॉर्मल से भी तेज है, वो तो नॉर्मल से भी तेज है ना, तो उसको स्पेशल क्यों बोला, क्योंकि वो स्पेशल है, वो स्पेशल है बहुत ज्यादा। मतलब मैं तो गॉड समझती हूँ उन्हें, कि मेरे को, मैं रोज गॉड से मिलती हूँ, असल मुझे लगता है कि मतलब मुझे लगता है मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा ब्लेसिंग वाला काम कर रही हूँ इस दुनिया में।
I so agree मैं with तो you. जो मेरी मेरी एक स्कूल में मेरी सबसे पहली जो लड़की आई थी ना स्टूडेंट, वो थी सिरजा। मैं उसके ऐसे ऐसे होता है ऐसे पैर छूना, मैं उसके ऐसे पैर पकड़ के अपने माथे पे लगाती थी कि लक्ष्मी है मेरे स्कूल की ये छोटी सी। मुझे बहुत प्यार है, बहुत, मतलब मैं उनको खा सकती हूँ कितना किसी किसी करके, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारे हैं वो। सो ये तो ऑटिस्टिक की बात हुई, आपके स्कूल में डाउन सिंड्रोम या सेरेब्रल पाल्सी ऐसे किड्स? हमारा मेन जो ऑटिज्म स्पेशल स्कूल है, लेकिन अभी तो सारा हमारे पास जो भी इन्वॉल्व हुआ है वो ऑटिज्म के ही हुआ है। सीपी के हमारे पास इतने बच्चे और डाउन सिंड्रोम के इतने बच्चे नहीं हैं। ऑटिज्म मेरा मेन हमारे स्कूल का नेम ही है, आर चैम्प ऑटिज्म स्पेशल स्कूल। तो ऑटिज्म के बच्चे सबसे ज़्यादा हैं, जो कि माइल्ड भी है, मॉडरेट भी है, सीवियर भी है। तो एक हाँ सबसे बड़ा कंसर्न रहता है कि मैम अगर हम अपने बच्चों को स्पेशल स्कूल में डालेंगे तो ये दूसरे बच्चों से इमिटेशन तो नहीं करेगा, ये बिहेवियर तो नहीं लिखेगा इसके अंदर। अब हमारा स्पेशल स्कूल की अलग अलग थीम होती है। अब अगर मॉडरेट वाले हैं, अगर सीवियर वाले हैं, तो हमारा तो ये नहीं होगा कि अच्छा खासा बच्चा आ रहा तो उसको बिगाड़ के तो हम भेजेंगे नहीं, है ना। उसको भले ही वो किसी पे कुछ ना करते हो, लेकिन हम उसको ये तो नहीं सिखाएंगे कि हाँ तुम चलो अपने आप को ऐसे करो वैसे करो, ऐसे तो सिखाएंगे नहीं हम उसको पेरेंट्स का ये रहता है कि मैम ये सीखेगा तो नहीं इससे, जैसे कि वो बच्चा अलग अलग मुंह बना रहा है, वो बच्चा अलग अलग ऐसे ऐसे कर रहा है, तो ये ऐसे सीखेगा तो नहीं, वो नहीं सीखेगा। स्पेशल स्कूल क्यों होता है, वो स्पेशल है स्कूल, सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें करी जाती हैं उनके लिए। क्या पता उससे अच्छा सीख रहा हो, क्या पता उसको वो ना आता हो लेकिन वो उससे अच्छा सीख रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो नेगेटिव वे में क्यों सोचना हमेशा। और स्टिमिंग जैसे आपने बोला ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऑटिस्टिक बच्चों का स्टिमिंग बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, एक विजुअल का और एक स्टिमिंग का बहुत ज़्यादा होता है। विजुअल का क्या? विजुअल का लाइक किसी भी चीज़ को लाइक एक मतलब लाइक अच्छा, लाइट हाँ, को देखे देखना जाना, तो देखते चीज़ ही को रहना। विजुअलाइजेशन करना, सिर्फ वो उसी को ही देख रहा है लेकिन आसपास को चीज़ें नहीं दिख रही। ऐसी भी चीज़ें, पंखे को देखते रहना लगातार, लाइट को भी देखते रहना लगातार, कोई इसमें चुभने वाली चीज़ हो लेकिन वो लगातार देख रहा है, और इससे फिर क्या हो जाता है, आंखों में इफेक्ट आ जाता है ना। फिर उसके वो चीज़ें ठीक करनी होती हैं। सो ये स्टिमिंग बिहेवियर्स पे भी आप काम करते हैं? सारी चीज़ें, सारी A to Z। तो इसके लिए भी मैंने therapies एक हैं? स्पेशल मतलब एक ऐसे बच्चों को भी ठीक किया है जो मुझे आप देखोगे ना, जिसको आप उसको मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, लिख कर दे सकती हूँ, आप उसको बोल नहीं सकते कि उसको ऑटिज्म भी था, कि वो कुछ नहीं बोलता था, आप बोल ही नहीं सकते उसको। मैं आपको मिलवाऊंगी, ज़रूर मिलवाऊंगी, आप मुझे वीडियो कॉल करिएगा, मैं दिखाऊंगी उसको। या अभी मैं उसके पेरेंट्स का अभी इंटरव्यू लेने वाली हूँ, आप उसमें देखिएगा, उस बच्चे से ही बुलवाऊंगी मैं, आप उसको पहचान लेना कि उसको ऑटिज्म भी था। अच्छा, वाह, सुपर। सो लास्टली हम सम अप करते हैं, आप मुझे थेरेपीज फटाक से थोड़ी सी थेरेपी समझा दीजिए जिससे हमारे थोड़े व्यूअर्स को भी समझ आए। किसके रिगार्डिंग, लाइक जो सेंटर में जो सारी थेरेपी। सेंटर में देखिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है ना, और स्पीच थेरेपी होती है, ABA थेरेपी होती है, बिहेवियर थेरेपी लाइक, अच्छा। है ना, और सेंसरी एक्टिविटीज़ भी की जाती है। तो स्पीच, अब जैसे बच्चा है, वो आता है स्पीच लेने आता है उसका पेरेंट कि मेरे बच्चों को स्पीच की दिक्कत है, लेकिन धीरे धीरे उसको पता चलता है कि इसको स्पीच नहीं, इसको OT की भी ज़रूरत है शायद, है ना, क्योंकि इसकी फिजिकली इसकी बहुत सी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत हाइपर होता है, और लाइक बहुत ज़्यादा इसको ओरल प्रॉब्लम भी बहुत है, इसकी स्टिमिंग जितनी है, विजुअल भी बहुत लेता है ना, गुस्सा करता है, सिटिंग नहीं है बिल्कुल भी। देखिए स्पीच कब करेगा वो, शांति से बैठ के, जब वो खुद शांत होगा थोड़ा। हाँ शांत होगा, जब उसका बिहेवियर शांत होगा, जब वो बैठेगा, समझेगा, अंडरस्टैंडिंग होगी उसके अंदर, तभी तो हम स्पीच करवाएंगे ना। ये डायरेक्ट थोड़ी कि स्पीच में बिठा दे स्पीच थेरेपी करवाओ, लेकिन वो बैठ ही नहीं रहा, समझ नहीं रहा, कुछ कर ही नहीं रहा, तो कैसे करवाएं। तो ये भी ये भी ध्यान में देते हुए कि स्पीच से पहले बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पे काम किया जाए, अंडरस्टैंडिंग पे, उसकी सिटिंग पे, उसकी जो फिजिकली इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको पहले हम ठीक करें, तब ताकि वो बैठे और हमें देखे, एटलीस्ट आई कांटेक्ट करें हमसे। आई कांटेक्ट करेगा तभी तो चीज़ें समझेगा ना, जब वो कर ही नहीं रहा है कुछ भी तो वो हमसे क्या सीखेगा स्पीच में। बिहेवियर के लिए ABA थेरेपी ज़रूरी होती है, ADL थेरेपी ज़रूरी होती है डेली लिविंग थिंग्स के लिए, ताकि बच्चे नॉर्मली चीज़ें करें जो घर पे सब करते हैं या बाहर जो करते हैं, है ना। और OT के लिए अगर फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो रही है, लाइक स्टिमिंग हो गई, आई कांटेक्ट हो गई, सिटिंग हो गई, विजुअल हो गया, बहुत सी चीज़ें ऐसी आती है, हाइपर एक्टिव है बच्चा, तो उसके लिए OT करिए। लेकिन हाँ स्पीच में, स्पीच आपको पता है थेरेपी का मतलब ही होता है कि स्लो प्रोसीजर, थेरेपी का मतलब ही है स्लो प्रोसीजर, है ना। तो पेरेंट्स लोग बस मैं यही करती हूँ, अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले और बस थोड़ा पेशेंस, बस पॉजिटिव,
जितना हो सके ना पॉजिटिव दिमाग रखिए। आपको पता है मैं इतनी पॉजिटिव हूँ, अगर गलत भी होगा ना मेरे साथ तो मैं सोचती हूँ अच्छे के लिए ही हुआ होगा। सुपर। गलत भी अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन हमें तब नहीं पता चलता, लेकिन बाद में पता चल ही जाता है। So, मेरा लास्ट क्वेश्चन, आपने स्पीच थेरेपी, नॉर्मल बच्चों भी तो स्पीच डिलेज होती हैं, सो यू टेक फॉर देम आल्सो? हाँ, हमारे पास आते हैं वो, उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? अब यही क्वेश्चन था। मैं आपको एक बिल्कुल लाइव एग्जांपल दे रही हूँ। अभी हमारे पास शौर्य आया था, वो बिल्कुल अभी जस्ट लास्ट इंटरव्यू में आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में, शौर्य था उसका नाम, और वो बिल्कुल सही था, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग उसकी बहुत अच्छी थी, वो नॉर्मल बच्चा था। अब उसने हमसे इतनी जल्दी कैसे हुआ वो? क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, क्योंकि वो नॉर्मल था, वो बैठ रहा था, वो हमसे सुन रहा था, वो समझ रहा था, तो उसने हमसे जल्दी स्पीच सीखी और वो अच्छे से कर लिया। उसने कवर 6 महीने के अंदर। पेरेंट्स का कहना इसने कर लिया, मेरा बच्चा क्यों नहीं कर रहा? वो नॉर्मल है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। तुम्हारा बच्चा हाँ ठीक है ऑटिज्म है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है, लेकिन उसके मुताबिक नहीं है इतनी, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा, तुम्हारी स्पीड कम है, तो आप उतना एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो कि इतना इसने कवर कर लिया वो भी करे? अरे वो अपनी स्पीड के हिसाब से सीख रहा है, आप उसको अप्रिशिएट करें कि बहुत अच्छा कर रहा है। आप उसको देखिए कि वो बहुत बढ़िया बोल रहा है, उसको ना देख के क्या अच्छा ये करके चला गया, तो इसमें पेरेंट्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, उसकी रातों की नींद उड़ गई कि वो चला गया, मेरा बच्चा तो अभी वहीं का वहीं अटका पड़ा है। ऐसे कैसे हो सकता है? तो हम पेरेंट्स ना बहुत नेगेटिव वाइब्स भी देते हैं मेरे बच्चे से, तो भले उसके बच्चे पे अच्छा असर हो रहा, लेकिन वो दूसरे पेरेंट्स को क्या बोलेंगे, अभी तो नहीं, क्योंकि उनका मन है नजर लग जाएगी अगर ज्यादा बोलेंगे तो, अभी ज्यादा नहीं बोल रही, हाँ उसको करने देती हूँ, भले उसका अच्छा बोल रहा हो बहुत। हाँ, मैं तो पेरेंट को ये भी बोलूंगी कि अगर आप थेरेपी सेंटर में थेरेपिस्ट अच्छा काम कर रहा है ना, तो आप उसको भी अप्रिशिएट करें बेचारों को। वो इतना काम कर रहे हो फिर भी आप उसके मुंह में बोल रहे हो सर इतना मजा नहीं आ रहा जितने जल्दी आना चाहिए, तो सोचिए उसका कितना दिमाग खराब होता होगा। आप उसको जितना अप्रिशिएट करेंगे ना, वो उतना अच्छे से काम करेगा। थेरेपिस्ट तो मेन रोल है ना, मेन, अगर वो ही नहीं होगी तो बच्चा कैसे ठीक होगा? तो मैं चाहती हूँ थेरेपिस्ट को वो इतना अप्रिशिएट करें, पेरेंट लोग इतना करें कि वो अगर काम भी करे ना, तो अगर उसके साथ गलत काम भी करे ना, तो उसके दिमाग में पहले उसकी मम्मा की स्माइल, उसके पापा की होप आ जाए कि उसको मेरे से बहुत होप है, उसके पेरेंट्स को, यार मैं उसके साथ कभी गलत नहीं कर सकता। तो सेम मेरा यही है कि मैं कभी गलत सोच ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने एक पेरेंट की कहानी बिल्कुल अंदर बैठ के सुनना है, अच्छे 1-2 घंटे बैठ के मैं नज़दीकी से उनको सुना है, बारीकी से, कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो कैसे स्ट्रगल कर रही हैं, एक एक पैसा कैसे ला रही है थेरेपी के लिए। तो बस मेरा यही है कि अगर आप थेरेपी करवा रहे हो ना, तो थेरेपी सेंटर में थेरेपिस्ट को भी बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करो, क्योंकि मेन रोल तो उन्हीं का ही है। अगर वो अच्छा सोचेंगे, वो अच्छा समझेंगे आपके बच्चों को, और आपको भी अच्छा सोचेंगे, तभी वो अपने बच्चे आपके बच्चे के लिए 100% देंगे। Superb. I think Bhumika, you are inspiration to so many people. You're just 25. जिस उम्र में I think हम लोगों ने तो सोचा भी नहीं था कि हमें करना क्या है. We were not very clear. You have such clear thoughts and you are doing such a commendable job. Thank you so much.